तो हम लोग जो है कल बात कर रहे थे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में ना। तो आज जो है हम लोग क्लास में, और मैंने आपको बताया था दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक फेडरलिज्म जो बेसिकली बताता है कि जब गवर्नेंस शासन व्यवस्था एक स्तर पर न हो करके कई स्तर पर हो। और हमारे कंट्री में दो लेवल हैं जहाँ पर गवर्नमेंट है, एक तो यूनियन लेवल, दूसरा स्टेट लेवल। 1993 से हमारे पास तीसरा लेवल भी है जिसको हम लोग लोकल लेवल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है। तो फेडरलिज्म आज के समय पे ना बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है। और बहुत चीज़ों तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है देखना ध्यान से, कि कल भी मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी काम को दो अलग अलग लेवल पर डिवाइड करें, ठीक है, तो आप ऐसा समझोगे कि एक हमारा यूनियन लेवल है और इसके नीचे क्या है, स्टेट लेवल है। हर व्यक्ति, अगर हम लोग लोकल लेवल को ना अभी के लिए इग्नोर कर देते हैं, उसको भूल जाते हैं, तो हर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उसको दो गवर्नमेंट जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट और दूसरा यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है। तो क्या फेडरलिज्म का सिर्फ इतना ही मतलब है? आंसर है नहीं। फेडरलिज्म एक ऐसा, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपके घर में दो जनरेशन है, आपके पेरेंट्स और आप, ठीक है। और फैमिली में ना एक हायरार्की है, जो कुछ चीज़ों में आप खुद से डिसाइड करते हो, है ना। जैसे मान लो आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ चीज़ें आप खुद से डिसाइड करते हो, लेकिन कुछ डिसीजन आपको अपने ऊपर वाले जनरेशन से पूछ करके या उनके अनुसार डिसाइड होता है। ठीक है। तो फेडरलिज्म जो है, यहाँ फेडरलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर इन दोनों के बीच में काम का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। काम का डिवीजन दो तरीके से हो सकता है। एक तो ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने ना सारा पावर इसको दे दिया हो, हमने सब लोगों ने यूनियन को पावर दिया, और यूनियन क्या बोलती है, बोलती है भाई देख देश बहुत बड़ा है, मैं अकेले ना ये सारे काम नहीं कर पाऊंगा, तो तुम कुछ काम तुम कर दो। ये व्यवस्था यूके में फॉलो होता है। और यूके जो है वो फेडरल कंट्री नहीं है। यूके में भी डिवीजन ऑफ पावर है, पावर वहां भी डिवाइड हो रहा है, पर वहां पर जो पावर का डिवीजन है वो एक तरफा है। समझे? जैसे आप बड़े, मान लो जैसे आपसे कोई छोटा सिबलिंग है, आपके घर में भाई बहन है, आपको आपके पापा ने पैसे दिए 200 रुपया, ये लो 200 रुपया और जाओ मेले घुमाना। ठीक है। आप क्या करते हो, उस 200 रुपये में से 100 रुपया अपने छोटे भाई को दे देते हो कि जा तू भी घुमाना। ठीक है। यहां पर भी मनी का डिवीजन हुआ है, नहीं हुआ है? 200 रुपये थे, दो व्यक्ति में डिवाइड हुआ, लेकिन ये डिवीजन क्या है, ये डिवीजन अब आप जो आपने, आपके पापा आपसे पूछेंगे कि 200 रुपये का तुमने क्या किया, है ना। जो आपका छोटा सिबलिंग है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू यू, नॉट योर फादर। लेकिन अगर आपके फादर ने ही 100 रुपया आपको दिए होते और 100 रुपया आपके छोटे भाई को दिया होता, नाउ आप भी और आपका छोटा भाई दोनों रिस्पॉन्सिबल किसके हैं, फादर के। तो आपको शक्ति कौन दे रहा है, जो आपको काम देगा, जो आपको पैसे देगा, जो आपको पावर देगा, आप उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगे। तो फेडरलिज्म में कहा जाता है कि फेडरलिज्म में जो पावर का डिवीजन है वो यूनियन, ऐसा नहीं है कि यूनियन अपने पावर स्टेट को दे रहा है, नहीं। कौन जो यूनियन को पावर दे रहा है, कौन दे रहा है यूनियन को पावर, कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर देश में सारी व्यवस्था जो है, कौन कहता है कि भारत का राष्ट्रपति होगा, कौन कहता है कि प्रधानमंत्री लोगों के द्वारा चुना जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें बताई गई है वो कौन कह रहा है, हम सभी भारत के लोग, क्योंकि हमारी संविधान की शुरुआत ही होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग ऐसा ऐसा व्यवस्था बना रहे हैं। अगर हम सोर्स ऑफ पावर की बात करें, सोर्स ऑफ पावर, तो ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो कौन है, पीपल ऑफ इंडिया। और हम लोगों ने एक
कमिटमेंट बनाया, एक हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया, एक हम लोगों ने प्रोसेस बनाया, और वो प्रोसेस, वो चीज क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बातें लिखी गई हैं वो सब कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने ही तो ये लिखा है इसमें। ठीक है, देखो पॉलिटिकल साइंस में कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, तो पावर का फ्लो कहां से हो रहा है? लोगों से पावर मिल रहा है किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पावर को जो है वो सेपरेट कर रहा। क्या कर रहा? सेपरेट कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि मुझे लोगों ने जितनी पावर दी है ना, वो 3 तरह की पावर है, और तीनों को ना मैं अलग करना चाह रहा हूं। क्यों अलग करना चाह रहा हूं? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है, भारत के लोग चाहते हैं कि हम जो भी पावर है वो हम ना एक संस्था में ना दें, एक व्यक्ति को पावर ना दें। अगर एक व्यक्ति को पावर दे दिया तो क्या होगा? अगर वो व्यक्ति, वो इंस्टीट्यूशन, वो संस्थान अगर गलत कर दे तो पूरे देश में गड़बड़ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? इसीलिए हम पावर को सेपरेट करना चाहते हैं, है ना। मान लो आपके पास अगर 3 बंदूक है या जैसे आप अपने घर वालों से पूछोगे, अभी तो आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन अगर हैं आपके पास पैसे या आपके घर वालों के पास, उनसे पूछना। नॉर्मली अगर आप कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आपके पास ना 3-4 सूटकेस है, और आप ना ढेर सारे पैसे कैश लेके जा रहे हो, और उसमें ज्वेलरीज भी हैं, क्या सारे पैसे और सारे ज्वेलरी एक ही सूटकेस में रखोगे? नहीं। क्या करते हो आप? सेपरेट कर देते हो कि अगर कोई सूटकेस गड़बड़ हुआ, खुद से वो ट्रेन के नीचे उतर गया या किसी दूसरे ने उतार लिया, तो आपका नुकसान क्या हो? कम हो। तो हम लोग तो बेवकूफ तो है नहीं भारत के लोग। भारत के लोग क्या हैं? बहुत समझदार हैं, सिवाय हम लोगों के। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जिसमें अगर कोई इंस्टीट्यूशन गड़बड़ी भी करे तो वो हमारा पूरा नुकसान ना करे। तो हम क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? क्या करोगे? एक तो तुम जितने तरीके की पावर है, जितना ज्यादा तुम करना चाहो करोगे डिवाइड, लेकिन पावर को डिवाइड कर, जब हम सेपरेट करते हैं तो उसका नुकसान भी है। जैसे मैं बताता हूं नुकसान कहां दिखता है। हमारी मिलिट्री पावर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? मिलिट्री पावर। आपको पता है कि जो इंडियन मिलिट्री है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। आप सब लोगों को पता है ना। ये भी ऐसा तो नहीं कि ये चीज भी अवेयर नहीं हो, ऐसा है। ठीक है। और हमने इन सब का एक एक हेड बनाया है। आर्मी का एक अलग हेड है, नेवी का एक अलग हेड है, और एयरफोर्स का एक अलग हेड है। पूरी जो एयरफोर्स है उन सब का फाइनल डिसीजन मेकर कौन है? एयरफोर्स का हेड, है ना। ठीक है। पूरी नेवी का हेड कौन है? नेवी का हेड। अगर मान लो कभी एयरफोर्स कुछ गड़बड़ी करना चाहे, है ना, मान लो एयरफोर्स शायद चाहे कि हम ना अपने ही देश में रॉकेट मार देते, या कभी एयरफोर्स, मैं बताता हूं कि सरकार को सबसे ज्यादा खतरा क्या लगता है। सरकार को, भारत की सरकार, अगर मैं इंडिया के, जैसे भारत जिस सिचुएशन में आजाद हुआ था, देखो पाकिस्तान भी भारत के साथ ही आजाद हुआ। जो भी कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हुए, भारत, पाकिस्तान, इवन बांग्लादेश को जोड़ लो, है ना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऐसे सारे ऐसे कंट्री को दो, इन सारी कंट्री में भारत सबसे बेहतर है ना। उसके कई कारण हैं, ठीक है। पर और क्या प्रॉब्लम होती है? लोग डरते हैं, है ना। मैं बताता हूं आपको, जैसे कि सरकार है, अब इस मिलिट्री को हेड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने, भारत में गवर्नमेंट ने अपना एक पारा मिलिट्री बना रखा है। ये जो पारा मिलिट्री है जिसमें सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ और बहुत सारे हैं सेना, ये भी सरकार के अंदर आते हैं, पर इस हेड के अंदर नहीं है। ये हेड जो है ये आर्मी को ऑर्डर नहीं दे सकता, ये हेड एयरफोर्स को ऑर्डर नहीं दे सकता। तो जब हम सेपरेट करते हैं मिलिट्री को, तो एक थिंकिंग ये भी होती है कि कभी अगर यह व्यक्ति पागल हो जाए
और वो मोदी के पीछे पड़ जाए कि अब तुम्हारी जान ही ले लूंगा, तो उसको कौन रोकेगा? मोदी जी तो नहीं रोकेंगे। मोदी जी रोक पाएंगे क्या? फाइटर राफेल को रोक पाएंगे क्या? तो उस सिचुएशन में इंसान क्या करेगा? और ये थिंकिंग भारत में इसलिए थी क्योंकि जिस सरकमस्टांस में भारत आज़ाद हुआ, देखो पाकिस्तान के हिस्ट्री में जितने दिन वो अभी आज़ादी का 75 साल हुआ है, उसमें से आधे से ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में मिलिट्री ने रूल किया है। क्योंकि रियल पावर जो है वो तो मोदी जी के पास भी नहीं है, किसी मंत्री के पास नहीं है ना। आर्मी, ये जो मिलिट्री है, डिफेंस फोर्सेस है, इसके सामने में ना पुलिस फोर्स कुछ नहीं है। मिलिट्री कहीं अगर आ जाएगी तो पुलिस सब साइड हो जाएंगे, पुलिस तो लोगों को देख के साइड हो जाती है। ठीक है, तो एक डर का थिंकिंग हमेशा रहता है कि अगर हमने एक ऐसा हेड बना दिया जो तीनों का हेड हो, और अगर वो पागल हो जाए, वो डिसीजन कर ले कि हमें सरकार को हटा करके खुद वो राजा बनना चाहे, खुद वो प्रेसिडेंट बनना चाहे, तो बन सकता है। कई बार हुआ है ऐसा, बहुत सारे देशों में हुआ है, अभी बांग्लादेश में, कहाँ, बहुत सारे, पाकिस्तान में अक्सर होता रहता है। तो जब हम पावर को सेपरेट करते हैं ना, तो हमारी मेन थिंकिंग यही होती है कि कोई एक इंस्टीट्यूशन इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो हमारी पूरी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा हो जाए। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं, हमेशा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तुम देखोगे हमेशा, मैंने अभी कुछ दिन कल भी तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि बॉर्डर मूवी में, है ना, जैसे ही लड़ाई शुरू हुआ बीएसएफ हट गया और आर्मी चला गया। आर्मी के लोग, आर्मी देखो इंडिया में 14 लाख आर्मी है, और नॉर्मली इन पीस टाइम दे आर रेस्टिंग। यहां पर भी है ना, कैंट एरिया है दिल्ली में, वहां पर जाओ, देखो सारे डिफेंस फोर्सेस लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह सुबह दौड़ रहे हैं, है ना। वो फाइट नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो तुम सोचोगे कि क्यों सरकार बीएसएफ बनाई, यही जो आर्मी अभी बैठे हुए यही सब बॉर्डर पर सिक्योरिटी करते। इसमें मेन थिंकिंग ये होती है कि पावर को सेपरेट करा जाए, ऐसा ना करा जाए एक ही व्यक्ति। और अगर समझ गए बात को, और ये सारे जो नए न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उन सब जगह पर है। एक बार जब इंदिरा गांधी के समय पर, उस समय पर जो आर्मी का हेड था, और इन तीनों में सबसे पावरफुल इज आर्मी। ठीक है, अभी भी भारत में और पाकिस्तान में सब जगह पर आर्मी सबसे ज़्यादा पावरफुल है ना। तो इंदिरा गांधी के टाइम पर ना, एक बार इंदिरा गांधी को डाउट हो गया था कि जो आर्मी के हेड हैं वो इंदिरा गांधी को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसी 2-3 बार ऐसी संकट आई है भारत में, पाकिस्तान में तो अक्सर आती रहती है ना। लेकिन इंडिया में वो चीज़ नहीं हुआ क्योंकि हमारी व्यवस्था ऐसी है। तो पावर को जब हम सेपरेट करते हैं तो थिंकिंग ये रहता है कि पावर कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे। कॉन्सेंट्रेटेड पावर क्या होता है, गलत इस्तेमाल उसका करना आसान होता है। अब इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है कि आर्मी अलग काम कर रही, नेवी, अब आपका फोर्स कब स्ट्रांग होगा? आपकी फोर्स स्ट्रांग कब होगी? जब आपके जब आपकी पूरी व्यवस्था एक होगी। कहते हैं ना कि जैसे 5 उंगली अलग अलग है, सब कमजोर है, लेकिन सबको मिला लो तो मुट्ठी बन जाता है जो ज्यादा ताकतवर है। अब ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय पर किसी पर भरोसा करना इतना आसान नहीं था। हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की तुम अगर पूरा उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में ना डाउट दिखता है। जो लोग इसको बना रहे थे वो डाउटफुल हैं बहुत सारी जगह पर कि हम इसको पावर दे रहे हैं, अगर यही गड़बड़ कर दिया तो। क्योंकि वैसा माहौल था, अपने ही धोखा दे रहे थे, भारत को तोड़ रहे थे, एक लोग दूसरे लोग को मार रहे थे, है ना। जो व्यक्ति, मान लो तुम अगर किसी ऐसे हादसा को देखोगे कि जो तुम्हारा पड़ोसी है, तुम्हारे बर्थडे में आ रहा है, बढ़िया से रह रहा है साथ में, और वही तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है, तो तुम्हें किसी पर ट्रस्ट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 1950 के समय पे, वो सब पार्टीशन देख रहे थे। वो इस बात को देख रहे थे कि कैसे लोग अंग्रेज का साथ दे रहे हैं, कैसे लोग भारत की एकता के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो उनको हमेशा ये डाउट था, है ना। तो इंडिया में ये तीनों को सेपरेट बनाया गया। लेकिन आज दुनिया की जो टॉप मिलिट्रीज हैं, अब यही बात है कि अगर तुमने ताकत को अलग अलग कर दिया तो तुम्हारी ताकत, खतरा तो कमा लेकिन ताकत भी तो कम गई।
अब भारत आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और ये डाउट हमारे दिमाग में कम हो गया है। ये डाउट कम हो गया है कि ये तीनों सरकार के खिलाफ करेगा कुछ। क्यों कमा है? क्योंकि अब इंडिया के लोग मैच्योर हो गए। देखो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है ये हम में से ही तो आते हैं, है ना। और अगर हर व्यक्ति, अगर आपसे कोई पूछे, भारत की जनता से अगर खड़ी होकर के कोई पूछे कि ना मोदी बहुत गलत किया, तो क्या आर्मी को सरकार के खिलाफ कुछ करना चाहिए? तुम कहोगे नहीं, क्योंकि तुम अब पढ़े लिखे, तुम जानते हो कि व्यवस्था अगर गड़बड़ है तो व्यवस्था को सुधारना नहीं है। कोई क्रिमिनल है, ठीक है, उसने कोई गलत काम किया, तो उसको क्या गोली से मार दिया जाए? उसके लिए व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत उसको सजा मिलनी चाहिए, है कि नहीं है? तो ये बात आज हम भारत, हर भारतीय समझता है। तो इसलिए अब हमारे देश में थिंकिंग ये है कि अब हम ना इन तीनों को एक करें। एक करना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा टक्कर अब पाकिस्तान से नहीं, चाइना से है। हमें अब दुनिया में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए हमारे पास ताकत चाहिए, और हमारी ताकत तो 3 भाग में बटी हुई है। भारत में इन तीनों का एक हेड बनाने की सोच 1980 से चली आ रही है। कब से? 1980 से। राजीव गांधी, राजीव गांधी ना बहुत ही फ्यूचरिस्टिक सोचने वाला व्यक्ति था। भारत में अगर तुम देखोगे राजीव गांधी के कंट्रीब्यूशन, अगर मुझे तीन प्रधानमंत्री निकालना पड़े, ठीक है, 3 प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरेंद्र मोदी, ठीक है। और अगर चौथा निकालना पड़े तो अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन बदकिस्मती से अटल बिहारी वाजपेयी की जो शासन है ना, वो बहुत लंबी नहीं चली, वरना शायद वो भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किए होते, है ना। बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे, है ना। तो राजीव गांधी ने बहुत चीज़ों में बदलाव किया था। राजीव गांधी के समय से ही ये चीज़ चल रही है कि तीनों का एक हेड बनाया जाए, है ना, कि तीनों एक साथ मिलके काम करें, है ना। कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में जब भारत और पाकिस्तान में तुमने वो बालाकोट और उरी और 2-3 घटनाएं हुई थी, उस समय पर इंडियन आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसको एयरफोर्स वाले ने ही मिसाइल से उड़ा दिया, इन कन्फ्यूजन। समझ रहे बात को? मतलब कि एयरफोर्स की मिसाइल, एयरफोर्स के जो मिसाइल हैं उसको देखते रहना, उसको कंफ्यूजन हो गया कि ये दुश्मन का जहाज है, दुश्मन का हेलीकॉप्टर, पाकिस्तान का है, उसने मार दिए मिसाइल, और 6 आर्मी के जवान मारे गए। ऐसे ये सब सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि इनके बीच में ना कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या है, पूरी पूरी स्ट्रक्चर अलग है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन तीनों को ना एक साथ करें, लेकिन एक साथ करने में बहुत सारा रेसिस्टेंस भी है। सबसे बड़ा रेसिस्टेंस क्या है? मेंटल रेसिस्टेंस, कि भाई अगर एक व्यक्ति चुन दिए और वो गड़बड़ करने की कोशिश किया। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस देश में इतना सपोर्ट मिला है, इतना सपोर्ट मिला है कि अगर किसी नेता के साथ देश की जनता खड़ी हो तो वो आर्मी से नहीं डरेगा। पाकिस्तान में क्यों इमरान खान की देखो क्या स्थिति हो गई, क्योंकि लोग डिवाइडेड हैं, है ना। और तुर्की एक देश है, ठीक है तुर्की का नाम सुना होगा तुम लोगों ने। तुर्की में भी वहाँ की आर्मी काफ़ी फॉरवर्ड है। मतलब वहाँ पे अभी जो एरदगोन करके नाम है, एरदगोन करके उसके प्राइम मिनिस्टर का। सो एरदगोन जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट है ना। पुराने ज़माने का सोचता है कि नहीं, सभी महिलाओं को बुर्का पहना दो, महिलाओं को काम नहीं करने दिया जाए, एंड ऑल ये सब तरह की उसकी विचार है। लेकिन वहाँ की आर्मी बहुत फॉरवर्ड है, क्योंकि उसकी आर्मी जो है नाटो का मेंबर है वो देश, है ना। वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ उसकी आर्मी जो है वो काफ़ी काम करती है, तो उसकी आर्मी बहुत फॉरवर्ड है। तो एक समय ऐसा हुआ था कि इरदगोन के जो पॉलिसीज़ है उसको ना आर्मी अपोज करने के लिए आर्मी ने क्या किया, सोचा कि इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये ना ज़्यादा ही थोड़ा सा हिजाब 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 कर रहा है, ठीक है तो आर्मी उसको कूप करने के लिए रास्ते में निकल गई, है ना, सत्ता पलट करने के लिए। और आर्मी पता है पूरे देश में फैल गया कि भाई आर्मी 50 किलोमीटर, राजधानी से 50 किलोमीटर दूर है, आर्मी आ रही है ना। इरदगोन के सारे कपड़े गीले हो गए, ठीक है, डर गया बेचारा ना।
लेकिन लोग थे, चूंकि उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। लोगों ने क्या किया, इस 50 किलोमीटर के जो डिफरेंस है इसमें ना लाखों लोग आ गए, और लोगों ने ना जूते से मारा आर्मी को, चप्पल जूते बेल्ट जिसको जो मिला। अब तुम 1 करोड़, भारत में 140 करोड़ लोग हैं, आर्मी क्या कर लेगी, है ना। और आर्मी की जो पूरी पॉलिसी थी वो फेल हो गई। जो पूरा आर्मी ने सोचा था इसको कूप कर लेंगे, सत्ता पलट कर देंगे, फेल हो गया, क्योंकि लोग खड़े हो गए बीच में। अब आर्मी कई बार देखो, आर्मी बहुत बार झुक भी, मान लो अगर सारे लोग ही खड़े हो जाएं तो किसी न किसी के रिश्तेदार हैं, आर्मी भी तो हम में से ही आते हैं ना, है ना। और लोगों ने पीटा। इसीलिए हमेशा तुम देखना कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन में, और ये अंग्रेजों की भी पॉलिसी थी, है ना। जो पंजाब, पूरे देश में इंडियन आर्मी की जो रेजिमेंट्स हैं वो सब ना कास्ट पर और रीजन पर बटी हुई है। जैसे पंजाब रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, और गोरखा रेजिमेंट की ड्यूटी कभी भी गोरखा रीजन में नहीं लगेगी। पंजाब रेजिमेंट की ड्यूटी कभी भी पंजाब रेजिमेंट में नहीं लगेगी। पंजाब वालों का ड्यूटी दिया जाएगा उधर तमिलनाडु में, तमिल वालों की ड्यूटी दी जाएगी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि वो फैमिली अटैचमेंट ना आए। अब आर्मी को अगर गोली चलाने का ऑर्डर दिया गया और सामने लोग हैं, और पंजाबी को तुमने ऑर्डर दे दोगे पंजाब में ही, तो कोई ना कोई तो उसका रिश्तेदार निकल जाएगा। तो एर्दोगन में का जो हटाने की के लिए जो आर्मी ने कोशिश किया वो फेल हो गया, ठीक है। तो लीडर्स को अगर लोगों का सपोर्ट हो ना तो वो बहुत कुछ बदलाव ला सकता है, और मोदी को ये सपोर्ट रहा है ना। तो अभी हमारे देश में हमने ना इन तीनों का एक हेड बनाया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, डिफेंस, सीओडी इसको बोलते हैं। हालांकि हमने जो सीओडी बनाया है, इस सीओडी का को पूरा पावर नहीं दिया गया है। मतलब ऐसा हमने किया कि इन सब के पास जो जो पावर थी, मान लो 100% इसकी पावर, 100% इसकी, 100% इसकी, हमने क्या किया, इन सब की 50-50 निकाल करके इसको 150 पावर दे दिया, और अभी भी इस हेड के पास 50 है, 50 है, 50 है। बट इन फ्यूचर हम लोग ऐसे ज्वाइंट कमांड बना सकते हैं, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी अब मैच्योर हो चुकी है कि इंडिया में कूप, जैसे अमेरिका में कूप करना इम्पॉसिबल जैसा लगता है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम इतना मैच्योर हो गया है। जब देश का हर व्यक्ति भला और बुरा के बारे में सोचे, हर बच्चे को कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, तुम्हें पता हो कि तुम्हारे देश में जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और तुम ना एकदम देशभक्त हो जाओगे, मेरी क्लास के बाद तो जरूर हो जाओगे, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये इस बात को समझे, तो अब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें ताकत भी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पर तो अभी भी बहुत बड़ा थ्रेट है कि मान लो तुमने मोदी को बोल दिया कि मोदी, सुप्रीम कोर्ट का हेड भी तू, पार्लियामेंट का हेड भी तू, और सरकार का तो है ही, फिर मोदी तो पागल हो जाएगा। इतना पावर, इतनी रोशनी, है ना। जैसे चाइना का प्रेसिडेंट है, चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी व्यक्ति 2 ही बार तक प्रेसिडेंट रह सकता है। वहां का प्रेसिडेंट सी जिनपिंग बन गया। चाइना की व्यवस्था ऐसी है ना कि चाइना का सुप्रीम कोर्ट, चाइना का पार्लियामेंट और चाइना की सरकार, तीनों को जो कंट्रोल करता है वो है चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी। कौन कंट्रोल करता है? कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब चाइना में देश के ऊपर कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब मैं चूंकि चाइना के बारे में काफी स्टडी किया हूं, चाइना का जो संविधान है उसको पहले हम लोग नहीं पढ़ते। जो व्यक्ति चाइना के बारे में पढ़ रहे होते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, दे रीड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन से ना, क्योंकि पार्टी ही चाइना है, पार्टी के नीचे चाइना है ना। तो सी जिनपिंग, वहां की व्यवस्था ऐसी थी, सी जिनपिंग वहां पर राष्ट्रपति बना, और चूंकि पूरी की पूरी पावर जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, तो जो व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी को कंट्रोल कर लेगा वो पूरे चाइना को कंट्रोल कर लेगा, और सी जिनपिंग ने कर लिया। समहाउ पूरे पार्टी को हाईजेक कर लिया। अभी जैसे पूरे बीजेपी को 2 व्यक्तियों ने हाईजेक कर लिया है। मतलब बीजेपी मतलब क्या? मोदी साहब, हाँ। समझ रहे ना। लेकिन चलो कम से कम 2 व्यक्ति है ना,
कि कभी अगर मोदी का दिमाग खराब हुआ तो शाह जी बोलेंगे मोटा भाई थोड़ा थामो, है ना, ढोकला खाओ, थोड़ा उसको शांत करेंगे। कभी अमित शाह पागल हो गया तो मोदी जी बुलाएंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ एक बार ना सूर्य नमस्कार करते हैं, आओ, है ना। हाँ, मोदी जी का अपना मोर भी पालते हैं, है ना। तो अमित शाह को बुलाएंगे, बोलेंगे चलो मोर के साथ खेलते हैं, थोड़ा देर इंजॉय करेंगे तो दिमाग शांत हो जाएगा, है ना। लेकिन चाइना में जो है सी जिनपिंग ने पूरे पार्टी को हाईजैक कर लिया, और सी जिनपिंग ने जितने भी उसके विरोधी थे उन सबको धीरे 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 खत्म कर दिया। नरेंद्र मोदी ने भी इस काम को करा है शुरुआत में, ठीक है। जैसे तुम देखोगे कि बीजेपी के अंदर जो डिफरेंट विचारधाराएं थी वो धीरे धीरे साइडलाइन हो गई हैं, है ना। जैसे नितिन गडकरी, मोदी के आने से पहले नितिन गडकरी वो सीनियर लीडर देन मोदी, ठीक है, लेकिन अभी वो बहुत नीचे हैं पोजीशन में, ठीक है। लेकिन नितिन गडकरी भी चूंकि वो इस बात को समझते हैं, उन्होंने ये नहीं कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा उम्र में तुम्हें तुम्हारा चाचा लगता हूँ, और तुम भोज में जो है तुम मिठाई बांट रहे हो और मुझे जो है वो रायता बांटने का काम दे दिया है ना। जैसे अगर कहीं पार्टी होती है तो उसमें जो ज़्यादा अच्छा डिश है वो बांटना इज्जत का काम होता है, नमक बांटना, पानी बांटना, ये सब क्या है, छोटा काम है। लेकिन नितिन गडकरी इस बात को समझते हैं कि मोदी के पास लोगों का जो सपोर्ट है, वो एक नेता बड़ा होता है उसको कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो एज से बड़ा नहीं होता, ना ही वो एक्सपीरियंस से बड़ा होता है, वो इससे बड़ा होता है कि उसके सपोर्ट में कितने लोग, और मोदी के सपोर्ट में जितने लोग हैं उतने तो किसी के सपोर्ट में नहीं है। तो उस तरह से सी जिनपिंग ने हाईजैक किया, और सी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करा, और फिर चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके जो उसमें एक लिमिटेशन थी कि कोई भी व्यक्ति चाइना का सिर्फ 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसको हटवा दिया, उसको हटवा दिया, और उसमें अपना नाम डलवा दिया, एक्सेप्शन डलवा दिया कि 2 ही बार बनेगा, लेकिन सी जिनपिंग पे ये लागू नहीं होगा, सी जिनपिंग जो है मरते दम तक रहेगा, ठीक है, सी जिनपिंग मरते दम तक रहेगा। अब जम के सी जिनपिंग मोमोज खा रहा, चाउमीन खा रहा, और क्या क्या, पेंगुइन खा रहा, क्या क्या लोग, सांप खा रहा, मर ही नहीं रहा। ठीक है, अब वो फंस गया, और देखो कितना प्रॉब्लम कर रहा है ना। जब तब भारत को चूटी काट ले रहा है, ठीक है। क्या है, सब चूटी काटना ही तो है, थोड़ा सा कर दिए, मतलब जम के लड़ नहीं रहा, है ना। मतलब एक होता है ना, होली का त्यौहार है और तुम्हें किसी के साथ होली खेलना है, गए पूरा रंग लगा रहे, हम भी वो भी लगा रहा, ये क्या कर रहा, बैलून फेंक के भाग जा रहा है? थोड़ा सा लड़ो फिर लड़ाई कम, अरे लड़ना है तो बढ़िया से लड़ दो, है ना। तो समस्या क्रिएट कर रहा। लेकिन भारत की कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीज़ों को, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो जो भी हमने व्यवस्था, हमारे देश के अंदर ही इतनी सारी आइडियोलॉजी रही है, इतनी अलग अलग विचारधारा रही है कि हम ना हर तरह के चीज़ों को हमने भारत के लोगों ने डिसाइड किया कि भाई हम तो पहले पावर को सेपरेट करेंगे, और 3 तरह की जो पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, दूसरा क्या है, लेजिस्लेटिव पावर, और जुडिशियरी पावर, इन तीनों को ना हम लोग सेपरेट कर देंगे। और हमने ना ऐसी व्यवस्था बनाई कि अगर इसमें से कोई सांपे भी अगर पागलपंथी चढ़े तो दूसरा उसको कंट्रोल करे। हमने इन तीनों को इंडिपेंडेंट नहीं करा, हमने इन तीनों को उलझा दिया है ना। कुछ पावर इसको ऐसे दिए हैं कि ये इस पर कंट्रोल कर पाए, इसको कुछ पावर दिए हैं जो इस पर कंट्रोल कर पाए, इसको कुछ पावर दिए हैं जो दोनों पर कंट्रोल कर पाए, और इनको कुछ पावर दिए हैं कि उस पर कंट्रोल कर पाए। ठीक है, मतलब इन तीनों, ये तीनों सेपरेट तो हैं, साथ ही साथ ये तीनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। ठीक है, और हम हमेशा चाहते हैं कि भाई इन तीनों में ना दोस्ती ना हो, क्योंकि मान लो अगर इसको तुमने काम दिया कि तू एग्जीक्यूटिव पर ध्यान रखना, अगर कुछ गड़बड़ करे तो तुम्हें देखना होगा, क्योंकि भारत के लोग तो अनपढ़ थे 1950 में, हम तो कर नहीं पाएंगे, है ना। क्यों नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि हमारे पास तो समय ही नहीं है। सुबह उठते हैं तो पहले फूल तोड़ने की तलाश में ढूंढते हैं, फिर राम मंदिर में पूजा कर रहे हैं, शाम को मेला घूमने चले जाते हैं, तो हम कहां से देख पाएंगे। तो हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि ये तीनों जो है एक दूसरे पर कंट्रोल कर पाए, एक दूसरे को क्या करे, कंट्रोल करे। ठीक है समझ गए बात को। और इसीलिए हमने, आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 50 क्या कह रहा था, इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब क्या, ये तीनों स्टेट के 3 ऑर्गन हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे ऑर्गन हैं, और किसी ऑर्गन के बिना क्या हमारा शरीर हो पाएगा। ऑर्गन्स क्या होते हैं, अंग जो हमारे शरीर के हैं, उसी से तो हमारी शरीर चल रही है। तो किसी स्टेट के जो ऑर्गन होते हैं उसी से स्टेट चल रहा। ये तीनों मोस्ट वाइटल पार्ट हैं स्टेट के, है ना। तो आर्टिकल 50 कहता है कि स्टेट सेल क्या था, हाँ, है ना, स्टेट सेल इंश्योर द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और सबसे ज्यादा खतरा जो हमें है वो इन्हीं दोनों से है। इन दोनों में हमने सबसे बड़ी रिस्क, क्योंकि देखो लेजिस्लेटिव जो है वो तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली चुना जा रहा है ना। लेजिस्लेटिव मैंने आपको कल भी बताया था कि लोकसभा में तो सभी व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं डायरेक्टली। ये अगर ये दोनों मिल जाए ना, सबसे ज्यादा पावर इन्हीं दोनों के पास है, डायरेक्ट पावर। अगर ये दोनों मिल जाए तो देश में ना बड़ी समस्या हो जाएगी, है ना। इसीलिए हमने ऐसी व्यवस्था बनाई कि ये दोनों में ना दुश्मनी बना रहे। ठीक है, कि प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस में हमने ऐसा बनाया संबंध, है ना, कि एकदम कट्टर, जैसे साउथ के मूवी में होता है, प्रधानमंत्री की लड़की को चीफ जस्टिस का लड़का लेके भाग गया, अब कट्टर दुश्मनी है ना। एक दूसरे को देख रहे हैं तो ये लोग ना तलवार निकाल ले रहे हैं, वो बनी रहे। समझे, इसीलिए इन दोनों में दोस्ती जो है वो गड़बड़ है। ठीक है, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर जो है, इसमें साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि एक दूसरे को कंट्रोल करे, एक दूसरे पर अंकुश बना करके रखे। ठीक है, समझ गए, यहां तक की पॉइंट को समझ गए। तो दिस इज सेपरेशन ऑफ पावर। अब हमने बोला कि देखो एग्जीक्यूटिव का काम, लेजिस्लेटिव, तीनों के काम को हमने डिसाइड करा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ही सारी चीजें बता रहा है। ये सब काम कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं। बता रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिस्लेटिव का काम क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, और जुडिशियरी का काम क्या होगा। हमने अपने संविधान में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जब हम पढ़ते हैं तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें बताई, एग्जीक्यूटिव कौन होगा, कैसे बनेगा, कितने दिनों तक बनेगा, है ना, क्या काम करेगा, क्या नहीं करेगा, उसको अगर हटाना है तो कैसे हटाएंगे, लेजिस्लेटिव कौन बनेगा, कितने बनेंगे, कैसे बनेगा, सारी चीज़ें, क्या फंक्शन होगा, ये सारी चीज़ें हमने ना कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यह भी डिसाइड किया है कि भाई चूंकि इंडिया, भारत के लोग 140 करोड़ अभी हैं, संविधान बनाने के समय पर 60 करोड़ थे, है ना। तो हम लोग, भारत के जो लोग हैं, इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो हमारी व्यवस्था है, हम अपनी पूरी गवर्नेंस जो है वो इस तीन पिलर के पर हमारा गवर्नेंस टिका हुआ है। हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो, इसके सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं, ये 3। तो हमने कहा कि जो एग्जीक्यूटिव का काम है इसको भी हमें 2 अलग अलग लेवल पर करना है। क्यों 2 अलग अलग लेवल पर करना है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है ना, और यहाँ पर डाइवर्सिटी भी बहुत सारी है, विविधताएं भी बहुत है ना। तो एक तरह का व्यवस्था जो है वो सब पर लागू करना गलत हो जाएगा। तो हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई जो एग्जीक्यूटिव का काम है उसको ना थोड़ा सा क्या करो कि डिवाइड कर दो। क्या करो, डिवाइड कर दो। तो हमने एग्जीक्यूटिव के जितने भी काम हैं उसको हमने क्या करा, डिवाइड कर दिया। दिस इज डिवीजन ऑफ पावर। क्योंकि एग्जीक्यूटिव सेम तरह का काम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवीजन कहेंगे। मान लीजिए सॉरी, आपके बक्से में जो है पेन, पेंसिल और नोटबुक है,
तो सारे पेन को अब आप क्या करोगे, पहले सेपरेट करोगे तीनों को, और आप लोग 2-3 व्यक्ति हो, सब में बांटना है। तो पहले तुम क्या करोगे, सेपरेट करोगे ना, पेंसिल और पेन इज डिफरेंट फ्रॉम नोटबुक। तो तुमने क्या किया, सेपरेट कर दिया पेंसिल को नोटबुक से। अब जो नोटबुक है 10 है तो उसको डिवाइड करोगे। तो चूंकि इसमें सेपरेशन क्यों हम लोग कह रहे हैं, दिस सेपरेशन एंड डिवीजन आर बेसिकली सेम, बस इतना अंतर है कि सेपरेशन जो है वो कहता है डिवीजन ऑफ डिफरेंट थिंग, है ना। दो अलग अलग तरह के चीजों को जब डिवाइड कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज सेपरेशन। जब एक ही तरह के चीज को डिवाइड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिवीजन। तो हमने एग्जीक्यूटिव वाला जो काम है उसको डिवाइड करा, ठीक है, और डिवाइड करा किस दो के बीच में, एक तो यूनियन एग्जीक्यूटिव के बीच में और दूसरा स्टेट एग्जीक्यूटिव के बीच में। उसी तरह से लेजिस्लेटिव के फंक्शन को भी हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर दिया, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। जुडिशियरी में हमने ना अलग स्ट्रक्चर अपनाया। जुडिशियरी में हम लोगों ने कोई डिवीजन ऑफ पावर नहीं किया। इसका कारण मैंने आपको बताया था, कल बोला था कि इस सवाल को मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, जुडिशियरी में कोई डिवीजन ऑफ पावर क्यों नहीं होता, ठीक है। ना, अमेरिका का जो फेडरलिज्म देखोगे, अमेरिका की जो व्यवस्था है, संघवादीय व्यवस्था है, वहां पर कंप्लीट डिवीजन है। मतलब अमेरिका में जो यूनियन गवर्नमेंट करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है वो यूनियन नहीं कर सकती। अमेरिका में जुडिशियरी भी डिवाइडेड है यूनियन और स्टेट लेवल पर, ठीक है। हमारे यहां जुडिशियरी में कोई डिवीजन नहीं है, और जुडिशियरी की जो स्ट्रक्चर है वो है यूनिफाइड, एकीकृत स्ट्रक्चर है, ठीक है। एकीकृत स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसमें हायरार्की है, बड़ा और छोटे का संबंध है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट सब है वो सब आता है। यहां पर हायरार्की है, कोई भी ऐसा काम नहीं है हमारे संविधान में जो हाई कोर्ट कर सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। हाई कोर्ट से ज्यादा, हाई कोर्ट के पास जितनी पावर है वो सारी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है, पर एडिशनल भी थोड़ी पावर है, समझे बात को। लेकिन हमारे यहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनियन में दिया गया है संविधान में, और हाई कोर्ट जो है वो स्टेट के अंदर दिया गया है। तो ये थिंकिंग क्या है, अगर आपको जुडिशियरी को बिल्कुल अलग रखना है तो आप जुडिशियरी को अलग चैप्टर, अलग पार्ट बना देते। जैसे आपको मैंने बताया कि अब ये पूरी चीजें देख लिए, पार्ट 4A तक आप सबको पता है। पार्ट 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो यूनियन के बारे में बात करता है। किसके बारे में, यूनियन। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का भाग 5 जो है वो यूनियन के बारे में बात करता है, और यूनियन में वो बात करता है यूनियन के एग्जीक्यूटिव के बारे में, यूनियन के लेजिस्लेटिव के बारे में, और यूनियन के जुडिशियरी के बारे में। भाग 6 बात करता है स्टेट के बारे में, स्टेट की एग्जीक्यूटिव, स्टेट की लेजिस्लेटिव, स्टेट की जुडिशियरी। बट इन प्रैक्टिस स्टेट की जो जुडिशियरी है वो यूनियन की जुडिशियरी के अंदर आती है, पर फिर भी उसमें एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में हम लोग और आगे जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने जो कल एक क्वेश्चन, अभी समझे मेरा क्वेश्चन जो था मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियरी हमारी है वो है यूनिफाइड, लेकिन उसमें फिर भी उसको फेडरल रूप देने का बात किया गया है ना। जैसे आप हो इंसान, लेकिन बचपन में मेले में तुमने वो बाघ वाला मुखौटा खरीदा होगा, जिसको ऐसे फेस पे पहन करके तुम बाघ बन गए होगे, है ना। तो ऐसा ही कुछ है, उसको भी एक रूप देने की कोशिश की गई है फेडरल वाला, बट अंदर से वो क्या है, यूनिफाइड है। ऐसा क्यों करा गया है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सवाल ये है कि जुडिशियरी को यूनिफाइड क्यों रखा गया। जुडिशियरी को यूनिफाइड इसलिए रखा गया है
क्योंकि जुडिशियरी जो है वो लोगों के द्वारा एक तो नहीं चुनी जा रही, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, मैंने कल भी बताया था आपको, ये दोनों में क्या होता है, इलेक्शन होते हैं, लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, पर जज को कोई व्यक्ति चुनता है क्या, नहीं चुनता। दूसरी चीज, जुडिशियरी का जो मेन काम है वो गवर्नेंस नहीं है। जुडिशियरी ऑल्दो स्टेट का एक ऑर्गन है, बट इसका काम गवर्नेंस का नहीं है। तुमने बचपन में कंप्यूटर पढ़ा है अपने स्कूल में, उसमें तुम लोगों ने सीपीयू के बारे में पढ़ा होगा। सीपीयू को क्या बोलते हैं, हाँ, माइंड बोलते हैं, है ना। और सीपीयू का 3 पार्ट होता है, वो शायद तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हें याद है। सीपीयू के 3 पार्ट हैं, है ना। जैसे हर मशीन के ना 3 पार्ट होते हैं, एवरी मशीन का 3 पार्ट होता है, ठीक है। सीपीयू के भी 3 पार्ट हैं। सीपीयू सबसे महत्वपूर्ण है कंप्यूटर में, ब्रेन है कंप्यूटर का, सारी काम यही हो रही है। सीपीयू का अगर स्ट्रक्चर देखोगे, मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे हाँ सर याद है। एक होता है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा था मेमोरी, और तीसरी है कंट्रोल यूनिट। जितने भी मशीन है, चाहे मैकेनिकल मशीन हो या इलेक्ट्रिकल मशीन हो, इन सभी मशीन को मोटा मोटी हम लोग इस 3 पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या कर रहा है, जब आप सीपीयू को कोई काम देते हो करने के लिए कि भैया 2+2 जो है करो, तो ये एक डेटा है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, हमारा माइंड भी ऐसे ही काम करता है। हमारी माइंड के पास मेमोरी है, मैंने बोला 2+2, तुमने सुना, कान सुन करके दिमाग तक पहुंचा दिया, 2+2 बोला जा रहा है और दिमाग ने स्टोर कर लिया, है ना। मैं आपसे पूछूंगा बताओ मैंने क्या एडिशन बोला था, तुम तुरंत बोलोगे 2+2 बोला था, क्योंकि तुम्हारे माइंड के मेमोरी में स्टोर हो गया। तो कंप्यूटर भी पहले क्या करेगा, स्टोर करेगा कि 3 बातें, 2 को जोड़ने कहा गया है 2 से, 3 बात है यहां पर, 2 नंबर ऐड करो 2, है ना। अब ये क्या करेगा, लेकिन मेमोरी को खुद नहीं पता कि कैसे इसको प्रोसेस करेंगे, ये भेजेगा एएलयू, तो एएलयू इज द रियल प्रोसेसर, यहां पर ये फंक्शन होगा। और जब एएलयू को तुम दोगे 2+2, तो ये बाहर निकाल देगा, पता है क्या, 4, है ना। अब कंट्रोल यूनिट की क्या जरूरत है, कंट्रोल यूनिट जो है एक फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है ना। कंट्रोल यूनिट क्या है, फीडबैक सिस्टम की तरह काम करता है। वो ना इस 4 को चेक करेगा, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, चेक करेगा। मान लो एएलयू कभी ना दिमाग किसी का घूम गया, उसने ना 4 की जगह बी निकाल दिया, अब ये बी सही है क्या, नहीं। कंट्रोल को पता है कि भाई अगर नंबर को ऐड करा जा रहा है तो यहां नंबर ही आने चाहिए, है ना, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट चेक करता है कि सारी प्रोसेसेस, कहीं पर अगर कुछ गड़बड़ी हुआ, मान लो ना एएलयू फंस गया, वो गड़बड़ हो गया, जैसे तुम फोटोकॉपी मशीन में देखते होगे, फोटोकॉपी करा रहे हैं कई बार पेपर ना फोल्ड होके फंस जाते हैं, फिर क्या करता है शॉपकीपर, उसको खोलता है मशीन को, उस पेज को, मुड़ा हुआ पेज होता है पूरा, उसको निकालता है और फिर से रीस्टार्ट करता है ना। तो कंट्रोल यूनिट जो है वो ये इंश्योर करता है कि ये दोनों, क्योंकि इन दोनों का आपस में संबंध है, ये दोनों सही से काम करते रहें। हमारी जुडिशियरी भी लगभग यही काम करती है, इन दोनों को कंट्रोल करने का काम करती है। जुडिशियरी का मेन फंक्शन डायरेक्टली गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करना नहीं है, जुडिशियरी कोई पॉलिसी मेकिंग में नहीं है, ना ही वो किसी कोई गवर्नेंस सर्विस प्रोवाइड करने, उसका मेन फंक्शन ये है कि आप जो लेजिस्लेटिव है और जो एग्जीक्यूटिव है उनको ना चेक करते रहो कि 2+2 की जगह वो लोग 16 तो नहीं लिख रहा, या 2+2 की जगह 1 लिख दिया, 3 करप्शन में चला गया, समझ रहे हो। मान लो सरकार ने अपना एडिशन गड़बड़ कर दिया, उसने बोला 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ प्लस 2,000 करोड़, काम हुआ 1,000 करोड़ का, 3,000 करोड़ गायब हो गए। तो कंट्रोल देखेगा ना कि अरे 2+2 दिया था तो इधर 1 निकाल रहा है,
कहाँ गया 3 है ना। और मॉडर्न कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा माइंड क्या करता है, हमारे माइंड की भी जो कंट्रोल यूनिट है वैसे ही काम करती है, पर हमारे माइंड की जो कंट्रोल यूनिट है ना थोड़ी सी अलग है, ये ना एक्सपीरियंस से सीखती है, एक्सपीरियंस से सीखती है ना। तो एआई आज के टाइम पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है कि जैसे तुमने 2+2 = 4 आया ना, वो इससे सीखा ना और उसको मेमोराइज करके रखता है। खैर अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, समझ गए आप बेसिकली कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या होता है। कंट्रोल यूनिट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ द सीपीयू, जैसे एएलयू और मेमोरी है, इसका फंक्शन अलग है, इसकी कर्तव्य, इसका कार्य अलग है। ये इसकी और इसकी तरह से कोई शासन की व्यवस्था नहीं कर रहा, कोई गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या कर रहा है, इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, इन दोनों को जो है इंश्योर कर रहा है कि ये दोनों अपना काम सही तरीके से करते रहे। ठीक है। कोई समस्या है यहां पे, है ना। अभी समझे जुडिशियरी का, जितनी बातें मैं बता रहा हूं ना, अगर तुमने इसको याद रखे ना तो तुम्हें ना मजा ही आने लगेगा, लगने लगेगा अरे कुछ तो हम अलग जान रहे, समझे। ऐसा फील होगा कि पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धा बैठा है और वो मैं हूं। ठीक है। समझे, इसको यहां तक खत्म करके आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको समझा कि जुडिशियरी इज एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की तरह नहीं है, थोड़ा ना अलग है। ठीक है, बेसिकली जुडिशियरी एक वो उसको बंद कर दो, जुडिशियरी एक कंट्रोल यूनिट की तरह है और इसीलिए जुडिशियरी में फेडरल स्ट्रक्चर लगाना सही नहीं है ना। समझे बात को, क्यों क्यों, क्योंकि तुम देखोगे कि आज के टाइम पे कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो ना अलग अलग होती है। जैसे तुम्हारे तुम्हारे मोबाइल में हो सकता है 2-2 मेमोरी कार्ड लगता हो, है ना। या जैसे तुमने देखो ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखा है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा मतलब होता है 8, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर प्रोसेसर। तुम्हारे मोबाइल की अगर तुम थोड़े बहुत भी अवेयर होगे तो तुम जब मोबाइल खरीदते हो उसमें लिखा रहता है कि आपके मोबाइल का प्रोसेसर जो है क्वाड कोर है या ऑक्टा कोर है। अगर क्वाड कोर प्रोसेसर है मतलब कि 4 प्रोसेसर है, उसमें एएलयू कितने हैं, 4 एएलयू हैं। लेकिन कभी भी तुम किसी कंप्यूटर में यह नहीं देखोगे कि कंट्रोल यूनिट 4 है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कंट्रोल यूनिट अगर तुमने 4 बना दिया तो तुम्हें एक और कंट्रोल यूनिट बनाना पड़ेगा जो इनको कंट्रोल करे। समझे बात को, कंट्रोल यूनिट अगर तुमने 4 बना दिया तो तुम्हें एक नया कंट्रोल यूनिट बनाना पड़ेगा जो इनको कंट्रोल करे, और वो बॉस होगा सबका ना। तुम मेमोरी देखते हो, अगर कभी तुम कंप्यूटर खोलो उसमें तुम्हें रैम मिलेगा, है ना, 5 अलग अलग रैम लगा सकते हो। अगर तुम एक रैम भी लगाओगे तो आधी मेमोरी मिलेगी, दूसरा रैम लगाओगे तो डबल हो जाएगी मेमोरी। मतलब मेमोरी को भी हम बढ़ा घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग अलग पार्ट में रख सकते हैं। कंट्रोल यूनिट में तुम्हें ऐसा है, तुम्हें एक मेन कंट्रोल यूनिट मिलेगा, क्योंकि जिसका काम कंट्रोल करना होता है ना उसको तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते। और ये सारी व्यवस्था जो है ये सारी एक्सपीरियंस से बनी है ना। ऐसा नहीं कि मुझे जो है पता, लोगों ने ये हजारों साल में सीखा है। ठीक है, और हमारी व्यवस्था जो है हमारी व्यवस्था के बारे में बता रहा हूं। ठीक है ना। जैसे अभी एक बेंगलोर हाई कोर्ट या कर्नाटक हाई कोर्ट या चेन्नई हाई कोर्ट, मुझे ठीक से याद नहीं है, उसके किसी जज ने, बेंगलोर हाई कोर्ट ही, कर्नाटक हाई कोर्ट के किसी जज ने बोल दिया कि बेंगलोर में कोई एरिया है, उसने उसको कहा कि ये पाकिस्तान एरिया है। मतलब वहाँ पर मे बी मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो या फिर कुछ, मैं एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्यों बोला, पर उसने बोला, जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं कई बार कि ये जो है रेगिस्तान एरिया है ना, समझ रहे हो। जैसे पाकिस्तान, जब हमने उसको बोला तो एक्चुअली कमेंट किया,
कि यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ पर सारे मुस्लिम रह रहे हैं, सब कट्टर रह रहे हैं, ऐसा काइंड ऑफ सेंस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जज पर कंटेम्प्ट की धमकी दे दी, है ना, कि भैया तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, मतलब देश का हिस्सा है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो पाकिस्तान, है ना, ये कंटेम्प्ट है, ये गड़बड़ है। तो कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल हमेशा जो है हिरार्की में होता है। हमारी व्यवस्था ऐसी है जहां पर हम लोग जो है, हमने सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशियरी को एक इस तरह की व्यवस्था बनाई, ठीक है। अमेरिका में डिफरेंट है ना, अमेरिका में डिफरेंट है, क्योंकि अमेरिका में इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि हम ना अभी इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ आबादी है, हर व्यक्ति अपने ही हित के बारे में सोच रहा है ना, है ना, हर कोई सोच रहा है कि अपने बगल वाले को कब मार दे, है ना। अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नेंस है, वो काफी मैच्योर हो गई है, तो वहां पर तुमने पूरी तरह से तुम सेपरेट कर सकते हो। बट इंडिया में ऐसी व्यवस्था है, तो आई थिंक तुमने इस चीज का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा होगा। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, जुडिशियरी को अलग रखा गया है। और ये जब हम एग्जीक्यूटिव के फंक्शन को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दे, यूनियन लेवल और स्टेट लेवल पर, ठीक है, तो इसी व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरलिज्म व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, फेडरल व्यवस्था कहते हैं, है ना। तो अब इस चीज को समझ गए, डिवीजन ऑफ क्या है यहाँ पे, पावर है। अब ये डिवीजन ऑफ पावर, अब देखो फेडरलिज्म में एक और चीजें क्या होनी चाहिए, जब हम पावर को डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने लिखा, तो हम लोगों ने क्या बोला कि पावर को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचेगा कि इसका पावर बड़ा है या इसका पावर छोटा है, नहीं, डिवीजन ऐसे किया गया है जो थ्योरेटिकली ऐसा लगे कि एक समान पावर दिया गया, ठीक है। तो गवर्नेंस में अगर आपसे कोई पूछे, इंडिया के गवर्नेंस में यूनियन जो एग्जीक्यूटिव है, क्या वो स्टेट एग्जीक्यूटिव से ज्यादा बड़ा रोल अदा करता है, आपको क्या कहना है, बराबर करता है। हालांकि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो भारत का जो फेडरलिज्म है वो यूनियन को ज्यादा फेवर कर रहा है ना। जैसे कई बार मम्मी जो है इकलौते बच्चे को या सबसे छोटी लड़की को ज़्यादा फेवर करती हैं, उसको ज़्यादा मानती हैं, है ना। तो हमारा फेडरलिज्म जो है वो दोनों को इक्वल समझ रहा है कि मेरा दोनों जो है वो यूनिट मेरे लिए एक समान है। पर वो ना, कई सारे जो स्कॉलर हैं उनको लगता है कि इंडियन जो व्यवस्था है वो यूनियन को ज़्यादा फेवर करती है, और इसीलिए इंडिया की फेडरलिज्म को जो है वो क्या कहा जाता है, क्वासी फेडरलिज्म, है ना, कि हम लोग आधे अधूरे ही फेडरल हैं। ठीक है, क्या हुआ, क्या, हाँ, अर्ध संसदीय, क्वासी का मतलब होता है आधा, ठीक है, अर्ध संसदीय नहीं, अर्ध संघीय, है ना, ठीक है। तो क्वासी फेडरल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि डिवीजन तो करा है लेकिन यूनियन को ज्यादा फेवर करता है। और यूनियन को कैसे ज्यादा फेवर करता है, इन सब चीजों के बारे में ना हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लास में, ठीक है। जाओ एक थोड़ी देर, 5 मिनट वहीं बैठ जाना। ना सर, अच्छा, स्वाहा जोड़ से बोलते हैं। ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरल, इंडियन फेडरलिज्म में जो दो इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनियन और स्टेट, इसमें क्या बड़े छोटे का संबंध है, क्या कहोगे, नहीं, बराबरी का संबंध है। है ना। जैसे आपके फादर ने आपके और आपके छोटे भाई को एक समान 100-100 रुपया दोनों को दिया, ठीक है, और दोनों को यह बोला कि तुम दोनों मुझे बताओगे कि तुमने क्या खरीदा नहीं खरीदा, है ना।
तो यहां पर क्या कहेंगे कि दोनों बच्चे जो हैं उन दोनों ने पैसे किससे लिए, फादर से। तो यूनियन और स्टेट दोनों को पावर कहां से मिल रहा, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पर भी नहीं कह रहा कि यूनियन ज़्यादा है स्टेट कम है। इसीलिए हमेशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो एक समान होती है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जो संवैधानिक जो उनकी पोजीशन है, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, वो एक समान है, बड़े छोटे का नहीं है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो संबंध है वो बड़े छोटे का है। हालांकि उसको चेहरा देने की कोशिश क्या की गई है, फेडरलिज्म का ही। तो पॉलिटिकल साइंस ना इसीलिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि ये ना व्यवस्था के बारे में, और सबसे सबसे ज़्यादा जो उलझन होता है ना, देखो पैसा का हिसाब किताब रखना फिर भी आसान है, लेकिन पावर का हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि पावर को गिनती नहीं किया जा सकता, पैसे को तो हम लोग गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक कि फेडरलिज्म के बारे में आप सब लोग जो है काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, है ना। ऐसी देश जो फेडरल नहीं है उसे हम लोग यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक यूनिटरी और दूसरा फेडरल। फेडरल गवर्नमेंट की क्या पहचान है कि किसी देश का संविधान अगर दो अलग अलग लेवल बनाता है गवर्नेंस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और दोनों को इक्वली पावर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, फेडरल। दोनों में कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, जबकि दोनों एक समान होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में आप लिख सकते हैं हमारे देश में दो सिस्टम फॉलो होता है, एक फेडरल और दूसरा पार्लियामेंट्री। तो फेडरल सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो फेडरल सिस्टम क्या किसे कहेंगे, फेडरल सिस्टम इस व्यवस्था में संघीय व्यवस्था कहेंगे इसको। सो फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है फेडरल सिस्टम इज ए सिस्टम वेयर पावर इज डिवाइडेड between national government, national level government and regional, national and regional government by the constitution, by the constitution itself, and both works independently and cooperate with each other, and cooperate with each other। संघीय एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर शक्ति का विभाजन राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर किया जाता है संविधान के द्वारा। ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हो कि संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकार में शक्ति का विभाजन करे, है ना। दोनों स्तर की सरकारें जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करे, इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कैसे काम करेगी, इंडिपेंडेंटली, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है किसी भी चीज के लिए। ठीक है, और कॉपरेट भी करना है।
ठीक है। अब एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं दुनिया में कौन कौन सा देश ऐसा है जहां पर इस तरह की व्यवस्था फॉलो की जाती है। अच्छा इंडिपेंडेंट तो हम समझ गए, क्योंकि दोनों को ताकत कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है तो दोनों इंडिपेंडेंट ही होगा ना। कोऑपरेट करना क्यों जरूरी है, वाई कोऑपरेट विथ ईच अदर। मतलब मान लो तुम्हारे पापा ने तुम्हें और तुम्हारे भाई को 100 रुपए दिए, ठीक है, तो दोनों इंडिपेंडेंटली दोनों को बना दिया ना कि भाई तू अपना खर्च कर, तू अपना खर्च कर किया। लेकिन वाई, अब तुम दोनों कोऑपरेट करते हो क्या, कई बार हम कोऑपरेट करते भी हैं, है ना, कि 100 रुपये में मान लो मिल रहा है, 100 रुपये का डोसा है और 100 रुपये का भटूरा है। अब अगर तुम लोग बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करोगे तो या तो तुम भटूरा खा पाओगे या तो डोसा खा पाओगे। तो तुम लोग क्या करते हो, भाई काम करते हैं, मैं डोसा खरीद लेता हूँ, तुम भटूरा खरीद लो और दोनों आधा आधा कर लेंगे, तो आनंद क्या मिलेगा, दोनों का मिल जाएगा। एक भटूरा खा लिए और आधा डोसा खा लिए। हाँ नेहा भी याद आ रहा है, अच्छा। इसमें कई बार धोखा भी हो जाता है ना। मान लो डोसा बनने में टाइम लगा, भटूरा पहले आ गया, अब तुमने अपने भाई के साथ आधा आधा एक एक भटूरा दोनों खा लिए, तुम्हारा पैसा खत्म। अब डोसा के टाइम पे मुकर गया, है ना, कि देख तू ना डोसा हम शेयर नहीं कर पाएंगे, होता है ऐसे कई बार, है ना। तो कॉपरेशन में जो है रिस्की भी है कॉपरेट करना, लेकिन क्यों स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट को कॉपरेट करना चाहिए, और तुमने इसका नाम भी सुना होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का क्या मतलब समझते हैं। इसको कहते हैं सहकारी संघवाद। आप ये शब्द जो है आज के टाइम पे ना बहुत बहुत पॉपुलर है, और भारत में ये जो है आपस यही कॉपरेशन का हम देखते हैं, हमारे घरों में भी ऐसा समस्या होता है ना। तुम किसी को दिए तो डरते हो कि भाई अभी हम तो दे रहे हैं लेकिन जब इसका समय आएगा तो वो हमें नहीं देगा, है ना। तो कॉपरेशन जैसे हमारे जीवन में होता है, उसी तरह से ना केंद्र और राज्य में भी कॉपरेशन बड़ा रिस्की रहता है। बोलना भी सीख जाते हैं थोड़ा सा। छोड़ दो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, छोड़ दो, रहने दो। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है, अब मुझे बताओ क्यों दोनों को कोऑपरेट करना जरूरी है। बेटर फंक्शन होगा, फंक्शन एज सच मतलब क्या बेटर होगा, गवर्नेंस बेटर होगा, क्यों। बताओ क्यों कोऑपरेट करना जरूरी है। जैसे अगर तुमने भटूरा और इडली में कोऑपरेट नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ कोऑपरेट करना क्यों जरूरी है। वोट मिलेंगे। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का वो सेंस नहीं है, तुमने जो बोला है सही बात बोला है, बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसलिए नहीं जरूरी है। देखो इसमें ना दो पॉइंट हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो कि तुम किसी भोज में जाते हो, खाने जाते हो, पार्टी में गए, है ना, तो पार्टी में तुम क्या खाओगे, जो बताओ, मतलब तुम्हारा अगर तुम पार्टी में जा रहे हो तो नॉर्मली क्या मिलता है खाना, क्या क्या चीजें तुम उसको यूज करते हो पार्टी में, बताओ।
अरे पसंद ऐसे क्या, तुम पहले जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसको फोन करके बोलते हो क्या कि ये मेरा पसंद है यही बनाना? नॉर्मली क्या रहता है, किसी फंक्शन में जाते हो तो वही 4-5 आइटम है वही रहेगा ना। हाँ, क्या रहता है? खाने का बताओ, प्रॉपर जो मेन कोर्स खाना है उसका बताओ। चावल के जगह मान लो कोई थोड़ा बढ़िया पैसे वाला आदमी है तो पुलाव बनवा देगा, है ना? ठीक है। हाँ, तो जैसे मान लो राइस है, नॉर्मली बताओ एक खाने में क्या क्या होता है? तुम अगर एक अच्छा खाना किसको बोलोगे नॉर्मली? राइस हो गया, रोटी हो गया, है ना, 2 सब्जी हो गई, है ना, और हाँ क्या क्या? हाँ, डेजर्ट में, है ना? ठीक है यार, अब सुनो ध्यान से, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर चावल और रोटी दोनों दिया गया, और मतलब एकदम छोटा एग्जांपल लेते हैं, है ना, चावल दिया गया, रोटी दिया गया, एक सब्जी दी गई और एक दाल दी गई, ये 4 चीज आप सब लोग खाए हैं ना, है ना? अब इसमें सपोज करो इसके बाद, खाना खाने के बाद तुम डेजर्ट खाते हो या कोल्ड ड्रिंक है लास्ट में पीते हो, उससे भी एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। पिज्ज़ा खाए होगे, कोल्ड ड्रिंक भी पिए होगे, तो पिज्ज़ा खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हो या पहले? पहले कोल्ड ड्रिंक पी के तब पिज्ज़ा खाते हैं? अच्छा, तुम पहले भी अब मान लो जैसे सपोज करो कि चावल दाल मिल रहा है तुम्हें ना, एक जगह पार्टी है जहाँ पे चावल दाल दिया जा रहा है ना, और चावल और दाल देने में पहले क्या आना चाहिए? चावल, फिर मिलना चाहिए आपको दाल, ठीक है? अब मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट तुमको प्रोवाइड कर रही है चावल और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है दाल, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने आकर के तुम्हें दाल दे दिया तुम्हारे प्लेट पे, 15 मिनट बाद चावल आया, गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तुम 6 साल के हुए, राज्य की सरकार ने तुम्हें स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तुम 10th पास कर गए। अब 10th के बाद की जो एजुकेशन है, सपोज दैट ये मान लो कि 12th के बाद की जो एजुकेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, ठीक है? तो तुमने 12th तक पूरा कर लिया, राज्य सरकार ने तुम्हें पढ़ा दिया, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट ने तुम्हें पढ़ाया मराठी भाषा में, क्योंकि वो स्टेट की लैंग्वेज है। सेंट्रल गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि 12th के बाद अब हम तुम्हें पढ़ाएंगे अंग्रेजी में, क्या स्थिति होगी तुम्हारी? क्या स्थिति होगी? दिक्कत हो जाएगा कि नहीं होगा? तो तुमने कभी स्टेशन रेलवे के टिकट पर जो प्रिंटेड आता है उसमें लैंग्वेज पढ़े हो? एक तो इंग्लिश लैंग्वेज पूरे इंडिया में हर जगह रहेगा, और हर फॉर्म जो है दूसरे लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में भी लिखा होता है ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब महाराष्ट्र में काम कर रही है तो मराठी यूज कर रही है अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, जब वो तमिलनाडु में काम कर रही है तो तमिल यूज कर रही है। ये कॉपरेशन है कि चूंकि जो गवर्नेंस, लोगों को जो सुविधाएं मिलती है, वह सुविधाएं दोनों स्टेट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और अगर वो कॉपरेट नहीं करे है ना, कि मान लो स्टेट गवर्नमेंट तुम्हें किताब दे, कॉपी दे रही और सेंट्रल गवर्नमेंट कलम दे रही, स्टेट गवर्नमेंट ने कॉपी दिया ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट कलम दे दी तुम्हें, तुम कर पाओगे यूज क्या? तो गवर्नेंस जो है वो, इस व्यवस्था को अगर इन दोनों के बीच में कॉपरेशन नहीं होगा तो गवर्नेंस चरमरा जाएगी, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा भला जो है, तुम्हारा भला तभी होगा जब चावल और दाल दोनों सही समय पर मिले, है ना? तो गवर्नेंस में इसीलिए, चूंकि गवर्नेंस जो है, सारी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो सारी हमारी जो है हमारी बेहतरी के लिए है, तो इसका इन दोनों के बीच में कॉपरेशन जो है वो ज़रूरी है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का ऑब्जेक्टिव ये है कि चूंकि दोनों सरकार एक ही व्यक्ति की सेवा कर रही है हमारी, और अगर वो आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारी सेवा हो पाएगी क्या? मान लो तुम कभी जाते हो सर्जरी कराने, कोई व्यक्ति गया, वहां पर 2 डॉक्टर, तुम्हारे किसी व्यक्ति के ना किडनी और हार्ट दोनों में प्रॉब्लम है, ठीक है? ठीक है ना?
एक व्यक्ति गए और दो डॉक्टर आकर के एक साथ सर्जरी करेगा, है ना, वो दोनों आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, लड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है ना, तो क्या स्थिति होगी, है ना, दिक्कत होगा ना। मान लो सफाई कर्मी, तो ऐसा हमेशा ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्टिव सेम होता है और उसको पूरा करने के लिए अगर तुम दो दो चीजें हैं तो दोनों को आपस में कोऑपरेशन जरूरी है, ठीक है, समझ गए बात को। तो इसीलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो बेस है वो यही है तो यहाँ पर कोऑपरेट करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि जैसे अमेरिका है, लिखो यूएसए, अमेरिका, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राज़ील, इंडिया, ये सभी संघीय सरकार व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इन सब जगह पर आपको एक फेडरल स्ट्रक्चर मिलेगा। अब हर कंट्री की जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो थोड़ी अलग अलग हो सकती है ना, तो इन सभी देशों की फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ी थोड़ी अलग है, बट मोटा मोटी ये सभी क्या है, जैसे मान लो तुमने ग्रीन कलर का शर्ट खरीदा, तुम लोगों ने डिसाइड किया हम सब लोग हरे रंग का पहनेंगे, तो ऐसा तो नहीं ना कि एग्जैक्ट सबके कपड़े सेम ही हो जाए, किसी का थोड़ा डार्क हरा होगा, किसी का थोड़ा हल्का हल्का हरा होगा, किसी का बटन ब्लैक कलर का होगा, किसी का ब्लू कलर का भी हो जाएगा, पर ओवरऑल स्ट्रक्चर में तुम क्या कह सकते हो कि हम सबों की कपड़े की थीम एक ही है, लगभग मिलता जुलता ही है। तो फेडरलिज्म भी ऐसे ही है ना, कि हम सबका जो चोला है वो बसंती रंग से रंग गया है, लेकिन थोड़ा अलग अलग है। हाँ, किसी का चोला थोड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, कोई सर में पहना है, कोई हाथ में पहना है ना, तो ये है फेडरल। और इसका जो उल्टा होता है वो होता है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब है जहां पर पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दोनों को नहीं दिया जा रहा, या तो सिर्फ एक ही गवर्नमेंट है, या तो यूनिटरी सिस्टम क्या होगा, इसका उल्टा एकीकृत सरकार व्यवस्था जो है ये क्या होती है कि इसमें सिर्फ या तो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट है और या तो सिर्फ यही एक गवर्नमेंट है। अगर कोई छोटा सा देश है, मान लो उसमें ना 5 लाख लोग हैं सिर्फ 5 लाख लोग रहते हैं, तब वहां पर क्या उसको उसकी जो है और स्टेट डिवाइड करेगा, पता चला कि प्रधानमंत्री के अंडर जो है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब लोग बन गए और लोग हैं कितने, 10 ही लोग को सर्व कर रहे हैं, फिर कोई फायदा रहेगा क्या। तो अगर कोई छोटी सी देश है और एक ऐसी देश जहाँ की लगभग कल्चर और व्यवस्था एक समान हो, तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि सिर्फ एक ही नेशनल गवर्नमेंट ही देखने को मिले, कोई रीजनल लेवल का गवर्नमेंट नहीं होगा। तो यूनिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें या तो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट हो, या रीजनल गवर्नमेंट भी अगर है तो रीजनल गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर डिराइव करती हो किससे, नेशनल गवर्नमेंट से। ऐसे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि भाई आप ना ये लो, सारे पावर लो, ठीक है, और थोड़े से पावर जो है अपने नीचे भी ट्रांसफर कर देना, वो भी थोड़ा बहुत काम कर ले, सीख ले। जैसे कई बार अगर आपके पापा ने आपको 200 रुपये हाथ में दे दिए होते और बोला होता कि जा इसे भी ले जा, कुछ खिला देना, मेले में ना झूले झूले पर झुला देना, वो आपको स्पेसिफिकली नहीं बोले कि इसको इस पर इतने 100 रुपये, तुम्हें 200 दिया हूं, तुम्हें 100 खर्च करना है इस पर, है ना, और तुम्हें ये करना है। उन्होंने तुम्हें पावर दिया और बोला कि तुम ना इसको उसे दे देना। तो उस जगह पर संबंध क्या होता है कि रीजनल गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू कौन, नेशनल गवर्नमेंट। हो सकता है मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें 100 रुपये दिए, इसको भी जा घुमा घुमा ले आओ, तो
तुम हो सकता है कि तुम 200 रुपये में से 50 ही उसको दिए, या तुमने 200 का 200 दे दिया। तुमने बोला कि जा 200 का तुम सामान लेकर के आओ, यहीं बैठ के खाएंगे पिज्जा बर्गर ना। लेकिन वो जब लाएगा तो आंसर किसे देगा? तुम्हारे पास लेके आएगा। तो यूनिटरी गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जहां पर दो अलग अलग लेवल जो है दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। नीचे तो यहां पर हिरार्की है ना, हिरार्की है ना। तो ये नेशनल गवर्नमेंट है, जो कि तो यूनिटरी गवर्नमेंट के बारे में लिख लीजिए, जहां पर अगर या तो सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट हो, आइदर देर इज ओनली अ नेशनल गवर्नमेंट, और इफ और if regional government is present, if regional government is present, either there is only national government, or if regional government is present, it derives its authority, it derives its authority from the national government. Its authority from the national government. एकीकृत सरकार व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है, एकीकृत व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर या तो सिर्फ राष्ट्रीय सरकार हो, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार हो, या अगर स्थानीय स्तर पर भी सरकार है तो वह अपनी शक्ति राष्ट्रीय सरकार से प्राप्त कर रही हो। ठीक है, तो यहां पर बात क्या है कि आपकी पावर कहां से आ रही है ना। तो इन दोनों व्यवस्था के बारे में आप अच्छे से समझ गए। भारत में कौन सी व्यवस्था, तो भारत की जो इसके एग्जाम्पल में लिखिए यूनिटरी सिस्टम किन किन देशों में फॉलो होता है। अगर स्थानीय स्तर पर सरकार अगर है तो वो सरकार अपनी शक्ति कहाँ से अर्जित कर रही है? राष्ट्रीय सरकार से। ठीक है, तो जैसे कि ब्रिटेन हो गया, यूके लिखिए, यूके, फ्रांस, जापान, चाइना। ठीक है, तो ये हमने फेडरलिज्म जो है उसकी व्यवस्था समझी। अब कहा जा रहा है कि अगर एक बात बताओ, किसी देश में फेडरलिज्म समझ गए, अब मान लो मैं कहूँ कि एक देश में रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी हमारी व्यवस्था जो है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये फेडरल व्यवस्था के अंतर्गत आती है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे कि किसी देश में दो सरकारें अगर हैं तो क्या वो फेडरल गवर्नमेंट की पहचान है? क्या वो फेडरल गवर्नमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? यस। अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या ये फेडरल फीचर है हमारे 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 व्यवस्था का? अगर लिखित संविधान होना, क्या यह एक फेडरल व्यवस्था की पहचान है, फेडरल सिस्टम की? क्यों? आपको समझना होगा फेडरल सिस्टम मतलब क्या, जहां पर पावर ऑफ डिवीजन हो, है ना। और पावर ऑफ डिवीजन क्या हो? किसी के द्वारा किया जा रहा, किसके द्वारा किया जा रहा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो मान लो कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और भरवल डिवीजन है ना। एक बात है कि मान लो आपके फादर ने ना लिख करके दिया कि मैं तुम्हें 100 रुपये, तुमसे साइन करवा लिया कि देखो मैं ना तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ और इसको भी 100 रुपये दे रहा हूँ, साइन करो, रिसीव्ड इस टाइम पर। तब तो बिल्कुल खर्च करना क्या है, एकदम मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे अगर भरवली तुम्हें कोई दे दे, है ना, तो तुम बाद में तो मुकर जाओगे, नहीं आपने तो मुझे दिया ही नहीं था। तो रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि
जितना कॉन्स्टिट्यूशन ही डिवाइड कर रहा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी प्रिंसिपल जो हम सब लोगों ने बनाया ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। हम सब लोग मिलकर के अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि हम ऐसा देश बनाएंगे, हमारे देश में कोई गलत करेगा तो उसके साथ ये होगा, हमारे देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलेगा, हम ऐसे सरकार चुनेंगे। एक तरह का क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन द पीपल है। अब यह एग्रीमेंट तो जैसे मान लो तुम दो व्यक्ति के बीच में एग्रीमेंट होता है और ऐसे ना वर्बल एग्रीमेंट हो गया है, तो वो पूरा होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत ही कम होते हैं, है ना। लेकिन अगर यही जैसे मान लो कि तुमने ये खरीदा, एक सामान खरीदा और तुम्हें कंपनी वाले ने ना मुंह से बोला कि ठीक है हम तुम्हें ना 2 साल की वारंटी देंगे, तो पूरा चांस है कि वो वारंटी नहीं मिलेगा। तुम मानोगे? कभी कहोगे नहीं बिल दो, लिख के दो 1 साल की वारंटी। तुम्हारे वेबसाइट पे कहाँ लिखा हुआ है ना। तो रिटेन कमिटमेंट जो है दैट इज मोर पावरफुल। कमिटमेंट जो है वो यह इस बात ही है कि भाई अगर एग्रीमेंट जो है वो रिटेन फॉर्म में हो तभी उस एग्रीमेंट की वैल्यू होती है, अदरवाइज रिटेन फॉर्म में नहीं है तो बाद में अगर तुम्हें नहीं मिला, है ना, तो फिर कैसे क्या करोगे, है ना। तो इसीलिए रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह एक फेडरल फीचर है, ठीक है। उसके बाद पावर का डिवीजन नेशनल और रीजनल गवर्नमेंट के बीच में, यह भी क्या है? एक फेडरल फीचर है, समझ रहे हैं ना। अच्छा, अगर मैं कहूं कि सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वह सुप्रीम है, यह कैसी व्यवस्था है? ये फेडरल फीचर है या नहीं? फेडरल है, क्योंकि तुम्हारे जो व्यक्ति पावर दे रहा है उसको सबसे ताकतवर होना पड़ेगा ना। मैं तुम्हें पावर दे दूं तो फिर क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर सुप्रीम है तभी तो हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानेगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत रिजिड होना, रिजिड मतलब उसको बदलना आसान नहीं है, उसको बदलना बहुत मुश्किल काम है, यह भी एक फेडरल व्यवस्था फीचर्स है। तो अब हम लोग जो है ये देखेंगे कि इंडिया में तो अब ना दो चीजें समझिए, यहां पर मैं आज आपको ना इसके नोट्स भेजूंगा, उसको कर लेना, ठीक है। एकात्मक व्यवस्था और फेडरल संघात्मक व्यवस्था। अब देखिए इसमें इंडिया में हमने अभी तक बात की कि हम ना फेडरल व्यवस्था अपनाते हैं। यह अगर फेडरलिज्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल देखना हो तो वो कौन सा देश है? यूएसए, इंडिया नहीं। कौन सा देश है? अमेरिका। अगर आपको यूनिटरी की सबसे बढ़िया व्यवस्था देखनी हो तो कहां देखना पड़ेगा? यूके, है ना। भारत जो है वो इन दोनों के बीच में है। भारत की व्यवस्था जो है वो इंडिया नॉट एग्जैक्टली फेडरल है, नॉट एग्जैक्टली यूनिटरी है। हम लोग अपने आप को कहते फेडरल हैं, हमारी भावना फेडरल है, ठीक है। तो भारत, इंडिया इज बिटवीन दीज टू सिस्टम, और बिल्कुल बीच में नहीं है कि आधा फेडरल आधा यूनिटरी है। हम लोग यहां पर हैं, समवेयर हम लोग फेडरल की तरफ झुके हुए हैं। मतलब कि हमारी जो 80% जो हमारा डायमेंशन 80% या 70%, 80% वी आर फेडरल, और 20% हम क्या हैं? यूनिटरी। भारत में यूनिटरी हम लोग क्या क्या चीजें हैं जो हमारे यहाँ यूनिटरी वाली व्यवस्था है? जैसे फेडरल का मतलब होता है हर चीज अलग होना, दोनों का हर चीज अलग होना, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं तो दोनों का हर चीज अलग होनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दोनों का एक ही समान है। जैसे मैं आपको बताता हूं, यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है प्रेसिडेंट, ठीक है।
जिसको जो यूनियन का हेड है ना, और प्रेसिडेंट को चुना जाता है लोगों के द्वारा इनडायरेक्टली। स्टेट का जो हेड है वो होता है गवर्नर, लेकिन गवर्नर लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। गवर्नर को चुनने में राज्य की कोई भूमिका नहीं है, प्रेसिडेंट को चुनने में यूनियन की भूमिका है। मतलब कहने का मतलब है कि तुम सबसे पूछा गया बताओ तुम्हारा मॉनिटर कौन होगा, तुमने डिसाइड करा, लेकिन जब राज्य के लिए गवर्नर बनाए जाते हैं तो राज्य से नहीं पूछा गया, प्रेसिडेंट ने इसको अपॉइंट कर दिया। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि राज्य का जो हेड है, हालांकि इसके पास पावर कम है गवर्नर के पास, लेकिन फिर भी राज्य का जो हेड है उसको भी बना कौन रहा है, यूनियन बना रहा है। तो यह दोनों में पूर्णतः पावर अलग अलग होने के खिलाफ है ना। क्या दोनों पूरी तरह से सेपरेट है, यूनियन और स्टेट? नहीं। यहां पर हम देखते हैं कि जो हेड है स्टेट का, वह स्टेट के द्वारा नहीं बन रहा, किसके द्वारा बन रहा है, यूनियन के द्वारा। तो यह व्यवस्था कैसी है, यह व्यवस्था यूनिटरी व्यवस्था है, क्योंकि यूनिटरी व्यवस्था में ऊपर वाला डिसाइड करता है कि नीचे वाला कौन होगा। ठीक है। इसके अलावा भारत में जब मान लो हमारे पास 200 सब्जेक्ट हैं, है ना, सपोज दैट हमने आपको बताया डिवीजन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शक्ति का जो विभाजन है वो कैसे किया गया है, शक्ति का विभाजन कैसे किया गया है। अगर इस बात को हम लोग देखना चाहें तो मैं आपको बताऊं कि हमने क्या किया, हमने बोला कि दो तरह की शक्ति को विभाजित करना है। कौन सा? लॉ बनाने की और लॉ को एग्जीक्यूट करने की, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की। जुडिशियरी के फंक्शन को डिवाइड करना है क्या? नहीं करना है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि लॉ अगर आप बनाओगे या एग्जीक्यूट करोगे तो उस जितने भी सरकार काम करती है वो किसी न किसी विषय पर ही करती है ना। जैसे भूमि के लॉ बनाना, लैंड का लॉ बनाना, है ना, एजुकेशन के लिए लॉ बनाना। तो हमारी गवर्नेंस जो है वो कब किसी न किसी सब्जेक्ट पर, किसी न किसी टॉपिक पर करी जाती है। ठीक है। और हमने क्या किया, हमने पूरी पावर जो है, पूरी जो गवर्नेंस है उसको हम लोगों ने लगभग 250 सब्जेक्ट में बांट दिया, या 200 मान के चलते हैं। हमने डिसाइड किया कि भैया ये 200 सब्जेक्ट्स हैं जिस पर गवर्नेंस हम प्रोवाइड करेंगे। समझे बात को? जैसे आपको अगर कोई मदद कर रहा है, आपको अगर कोई सुविधा प्रोवाइड कर रहा है तो बताएगा ना कि ये सुविधा, जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो किसी न किसी विषय पर तो ही हेल्प करूंगा। पढ़ने में हेल्प करूंगा, है ना, खेलने में हेल्प करूंगा, मर्डर करने में हेल्प करूंगा। ठीक है। तो हेल्प करने में जितने भी तरीके से हेल्प किया जा सकता है वो सारे तुमने लिख दिए, 200 सब्जेक्ट हुए। तो गवर्नेंस जो है हमेशा किसी न किसी विषय पर ही किसी को सुविधा पहुंचाओगे ना। तो हमारी पूरी जो गवर्नेंस है उसको हम लोगों ने बोला कि 200 सब्जेक्ट है जिस पर लोगों को हमें वेलफेयर करना है, लोगों को हमें गवर्नेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, हमें काम करना है इन 200 विषय पे। अब अगर ट्रू फेडरलिज्म कब होता, जब इसमें से 100 सब्जेक्ट हम स्टेट को दे देते और 100 सब्जेक्ट यूनियन को दे देते। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। समझ रहे हैं ना, फेडरलिज्म कब बेहतर होता, जब हम आधा आधा दोनों को दे दिए होते। लेकिन यहां पर क्या है, ठीक है, आधा आधा दोनों को दे दिए होते, पहली बात। दूसरी बात, हमने ऐसी व्यवस्था बनाई होती कि भाई अगर देखो 100 राज्य के पास हैं, 100 केंद्र के पास हैं, तो राज्य वाले जो सब्जेक्ट हैं उस पर पूरा काम राज्य करेगा, केंद्र वाले सब्जेक्ट पे पूरा काम केंद्र करेगा। ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा कि नहीं ये वाला हम भी करेंगे, तुम्हारे खिलौने अलग इसके अलग। बाद में नहीं करना है कि नहीं वो वाला हमें भी थोड़ा सा दे दो, हमें तो ये ट्रैक्टर मिला ही नहीं ना। तो ये चीजें, लेकिन भारत में ना इस सब्जेक्ट में किस तरीके से सेंटर को फेवर करा गया उसके बाद देखिए।
पहला क्या किया गया कि बराबर बराबर नहीं बांटा गया, है ना। पहले तो इसको ना 3 भाग में बांट दिया गया, 2 भाग में ना बांट करके 3 भाग में बांट दिया गया। एक भाग बोला गया कि भाई यूनियन आप करो इस पर, एक भाग पर बोला गया स्टेट आप करो। जो इसका काम है उसमें ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, जो इसका काम है उसमें ये नहीं करेगा। अमेरिका में यही व्यवस्था है। अमेरिका में सारे सब्जेक्ट जो है वो स्टेट और यूनियन में बांटे गए हैं, ठीक है। और यूनियन को स्टेट से कम पावर है वहां, डिवीजन ऐसा है कि मतलब आपको इक्वली दिखेगा, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा कुछ विषय है जिस पर सिर्फ ये करेगा, कुछ विषय है जिस पर सिर्फ ये करेगा, कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर ना दोनों कर सकता है, ठीक है। कुछ विषय है जिस पर दोनों कर सकता है, उसे हम लोग कंकरेंट कहते हैं। समवर्ती, दोनों कर सकता है। अब दोनों कर सकता है, मान लो दोनों ने कर दिया, दोनों ने ही कर दिया, एक ने लॉ बना दिया, मान लो सपोज दैट कि एजुकेशन हायर एजुकेशन है, उस पर दोनों कर सकता है। एक ने लॉ बना दिया कि हायर एजुकेशन में फीस लगेगी 5 लाख रुपया, एक ने लॉ बना दिया नहीं 2 ही लाख रुपया लगेगा, तो क्या होगा? अगर अगर एक ही काम के लिए 2 अलग अलग लॉ हैं, जैसे मान लो ट्रैफिक अगर दोनों कंकरेंट लिस्ट में हो, राज्य ने कानून बना दिया कि मेरे राज्य में आप लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे और केंद्र ने बना दिया आप राइट हैंड साइड से चलोगे, क्या करोगे तुम? कुछ भी करोगे तो तुम पकड़े ही जाओगे, है? मान लो लेफ्ट हैंड साइड पे चल रहे हैं तो केंद्र की पुलिस पकड़ लेगी, राइट हैंड साइड पे चल रहे हैं तो राज्य वाली पकड़ लेगी, तो आदमी कहीं का रहेगा क्या? तो इसीलिए जब भी एक ही विषय पर अगर तुमने दो दो को पावर दे दिया है तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर ये दोनों अलग अलग नियम बना दे तो किसका नियम लागू होगा। तो हमारा संविधान कहता है कि कंकरेंट लिस्ट हमने इसलिए बनाया है कि कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर दोनों कर सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 3 कलम है, 2 लोगों में बांटना है, क्या करोगे? बड़ा दुविधा हो जाएगा। आधा पेन तो कट कर आधा कर नहीं सकते कि इसको आधा काट के दे दिया आधा आधा, समझ रहे बात को? मान लो 3 कलम है और 2 ही व्यक्ति में बांटना है और तीनों पूरा देना है, क्या करो? दोनों को एक एक दोगे और एक पेन कहोगे कि देखो ये बढ़िया पेन है, इसको सिर्फ साइन करने के लिए इस्तेमाल करना है ना, गोल्ड प्लेटेड पेन है और इसको ना दोनों इस्तेमाल करना। घर वाले भी करते हैं ऐसा बहुत बार, बचपन में तुम रहोगे तो ऐसा उन्होंने बोला होगा, है ना, कि ये तुम्हारा और कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। महंगी सामान जनरली कॉमन होती थी, है ना। तो कॉमन करने का यह कारण है कि जब हमें ना समझ में नहीं आता है कि इसको बांटे कैसे, और हमें ये पता नहीं चलता है कि भाई ये राज्य के अंदर होना चाहिए केंद्र के अंदर होना चाहिए, ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर होना चाहिए, तो हम उसको क्या करते हैं? दोनों के इस्तेमाल के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारे संविधान ने ही कंकरेंट लिस्ट में दोनों के इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया कि भाई इस पर दोनों काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन दोनों अगर सेम चीज पर काम करे तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। उसके लिए हमारा संविधान बोलता है कि अगर कंकरेंट विषयों पर दोनों ने लॉ बना दिया और दोनों के लॉ में डिफरेंस है, अलग लॉ है, तो केंद्र का लॉ लागू होगा। किसका लागू होगा? केंद्र का। अब यहां पर तुमने फेवर कर दिया यूनियन को, ठीक है, यहां पर यूनियन फेवर्ड हो गया, नहीं हुआ? अगर लेकिन क्या है, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। स्पेशल सर्कमस्टांस क्या हो कि पहला पहला तो ऐसा कोइंसिडेंट हो जाए कि दोनों ने लॉ बना दिया एक ही विषय पर, और दूसरा कोइंसिडेंस हो जाए कि दोनों का लॉ भी बिल्कुल अलग है, तब लागू होगा किसका? यूनियन का। लेकिन फिर भी ऑल्दो ये हमेशा नहीं होगा, इन सम सर्कमस्टांसेस ही होगा, लेकिन इस स्थिति में फेवर्ड किसको मिल गया? यूनियन को। ठीक है, अब तो पहला तो ये स्थिति समझे। दूसरा फेवर्ड हमने क्या किया,
हमने ना जैसे 200 थे तो नॉर्मली हमें 100 बांटना चाहिए था, ठीक है, या कंकरेंट लिस्ट अगर है तो वो कम से कम है। मान लो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पास 5 कलम थे, 2 व्यक्ति में बांटना था, तो तुम क्या करोगे? 2-2 कलम बांटोगे और 5वां कलम दोनों के इस्तेमाल के लिए छोड़ोगे। लेकिन कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, 1 कलम और 1 कलम बांटा, बाकी 3 कलम बोला कि तुम तीनों दोनों यूज करना। लड़ाई होने के चांस क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो हमारे यहाँ हमने ना कंकरेंट लिस्ट में कुछ ज़्यादा ही सब्जेक्ट डाल दिए। अभी अगर मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन मैं आपको रफली बताता हूँ कि अगर 200 सब्जेक्ट हैं तो उसमें से ना 70 सब्जेक्ट या 80 सब्जेक्ट यूनियन के पास है, ठीक है, 70 सब्जेक्ट कंकरेंट लिस्ट में है और 50 सब्जेक्ट स्टेट के पास है। सबसे ज्यादा किसको दिया गया? यूनियन को। दूसरे नंबर पे कंकरेंट में डाला गया, और कंकरेंट में भी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अगर झगड़ा हो गया तो मिलेगा किसको? यूनियन को। तो इनडायरेक्टली यूनियन 200 में से 150 विषयों पर कंट्रोल रखता है, 150 विषयों पर कंट्रोल रखता है। स्टेट के कंट्रोल में सिर्फ 50 सब्जेक्ट हैं। अब देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, एक तो यहां पर स्टेट के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया, है ना, ठीक है, इसके बाद और भी कई सारी उनको उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ। अब देखो क्या क्या हुआ। अब ऐसा हुआ कि अब सेंटर की नजर इस पर भी पड़ी हुई है कि अरे 50 काम तो है इसके पास, है ना। अब कुछ कुछ ऐसे कंडीशन बताए गए, है ना। अब देखो पहला कंडीशन, अगर भारत की यूनियन जो है, यूनियन पार्लियामेंट, संघ की जो विधायिका है, संसद है, उस जगह पर अगर संसद में आपको पता है कि हमारी पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा लोकसभा। तो मान लीजिए कि ये है राज्यसभा हमारा। संविधान कहता है कि अगर राज्यसभा ने बोल दिया, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव से बनता है वो हिस्सा किसका? यूनियन का, लेकिन बन किससे रहा है? राज्यों से, ठीक है, राज्य को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहा गया कि अगर राज्यसभा ने एक बिल पास कर दिया, एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि स्टेट के पास जो ये 50 सब्जेक्ट है ना, उसमें से 3 सब्जेक्ट पर केंद्र कानून बनाए, तो यूनियन कानून बना देगा और वो वैलिड हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राज्यसभा के रिकमेंडेशन से वो जो स्टेट के पास 50 है वो भी केंद्र के पास दिया जा सकता है, पहला। दूसरा, राज्य इन कानून को जो बना रही है इस 50 विषय पर, उसमें से अगर कोई कानून केंद्र को पसंद ना आए, केंद्र को अगर पसंद नहीं आ रहा है, तो हर राज्य में केंद्र का एक आदमी बैठा हुआ है जिसको बोलते हैं क्या? गवर्नर। कह रहा है हमारा संविधान कहता है कि राज्य ने कानून बनाए, राज्य कानून अपने विषयों पर बनाएगा या कंकरेंट लिस्ट पर बनाएगा। कंकरेंट लिस्ट के कानून जो राज्य ने बनाया, अगर उस पर मान लो केंद्र को पसंद नहीं आए, तो केंद्र ने भी उससे उल्टा बना देगा। लागू किसका हो जाएगा? केंद्र का। राज्य का अपने आप क्या होगा? खत्म हो जाएगा। राज्य के जो विषय है उस पर केंद्र कानून नहीं बना सकता, लेकिन राज्यसभा ने अगर बोल दिया तो बना सकता है। अगर राज्यसभा ने नहीं बोला और राज्य ने बना दिया राज्य ने क्या किया? बना दिया, तो गवर्नर जो है, जो कि किसका एजेंट है? केंद्र का। राष्ट्रपति चुनता है गवर्नर को, राज्य नहीं चुनता है। अभी मैंने बताया आपको, गवर्नर को कौन चुनता है? राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनता है, यानी कि केंद्र चुनता है। अगर गवर्नर को पसंद नहीं आया, केंद्र को पसंद नहीं आया, तो केंद्र तुरंत गवर्नर को फोन करेगा, एलजी को, है ना,
कि केजरीवाल जो है सारा ठेका प्राइवेट को देने वाला है, तो फाइल जो है रिजर्व कर ले। तो एलजी क्या करेगा? कहेगा क्या भैया, हमारे लोगों को जो है पसंद था देसी, तुमने ला दिया विदेशी। पसंद नहीं आया हमें, है ना, तो वो रिजर्व कर लेगा, है ना। और हमारा संविधान कहता है कि अगर केंद्र को गवर्नर चाहे तो किसी बिल को, राज्य के किसी कानून को रिजर्व कर सकता है कि हम प्रेसिडेंट को हम पहले पूछेंगे तभी हम इसको पास करेंगे, ठीक है। तो गवर्नर क्या कर सकता है? गवर्नर जो है वो रिजर्व कर सकता है किसके लिए? प्रेसिडेंट के व्यू के लिए, कि हम प्रेसिडेंट से पूछेंगे तभी ये बिल पास हो पाएगा। और प्रेसिडेंट अगर चाहे तो उस बिल को मना कर सकता है कि मुझे पसंद नहीं आया, नहीं बनेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज हमने क्या कर दी जिससे स्टेट की पावर क्या हो जाती है? थोड़ी कम जाती। हालांकि जानबूझ करके इन शक्तियों का इस्तेमाल करना गलत है ना। तीसरी देखो, और देखो, ये समझ गए इस बात को, ठीक है, दो चीजें समझ गए। तीसरा, अगर केंद्र को, यूनियन को कभी ऐसा लगा कि राज्य ना संविधान का उल्लंघन कर रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, सही से काम नहीं कर रहा, तो केंद्र सरकार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। क्या लगा सकती है? प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। मान लो कि केंद्र को लगता है, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि राज्य ना अपने मनमाने तरीके से कुछ भी कर रहा है, तो राष्ट्रपति कहेगा चलो तुम सब लोग खत्म, सारा खत्म कर देगा, सरकार खत्म, सब खत्म, बोलेगा अब मैं डायरेक्टली रूल करूंगा, मैं रूल करूंगा, मैं अपने हाथ में प्रशासन ले रहा हूं। उस स्थिति में प्रेसिडेंट जो है वो उस सारे विषयों पर काम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। किसके अंडर चला गया? यूनियन के अंदर। चौथा, इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन, मान लो कि अगर कभी भी सरकार को लगता है कि वेस्ट बंगाल जो है ना, ममता जो है वो ना, जैसे तुम सबको पता है कि सावन के समय पे हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, कुछ नहीं। अगर कभी मोदी जी को ऐसा लगा कि ममता दीदी जो है उस सावन में भी मछली, डेली माछ भात खा रही है, और इससे मोदी जी को गुस्सा आ जाए एकदम कि बताओ हम इतना सुबह सुबह उठ करके योगा कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और सावन में जो है वो मछली भात का डेली पोस्ट कर रही है इंस्टा पे, है ना, कि आज मच्छी भात खा रहे हैं, आज रेहू खा रहे हैं, आज वो मच्छी खा रहे हैं। अरे मोदी जी को खराब लगेगा नहीं लगेगा? मान लो तुम फास्टिंग कर रहे हो, तुम्हारे सामने कोई आके रसमलाई खाए, तो मोदी जी चाहे, केंद्र अगर चाहे तो क्या करेगा ना, केंद्र लगा देगा इमरजेंसी, जाओ इमरजेंसी लगा दे, आपातकाल। उसको लगेगा कि ये ना ममता जो है वो राज्य को जो है उस खतरा है उससे, है ना, ठीक है, पूरा हमारा सारा संस्कृति खत्म हो जाएगा उसको उसकी देखने की वजह से, और सब लोग रील शेयर कर रहे हैं, रील वायरल हो गया ममता माछ भात खाते हुए, अब पूरा देश में समस्या हो सकता है ना। मछलियों का दाम बढ़ जाएगा इससे, और इससे देश महंगाई बढ़ने का खतरा है, तो ये हमारे इकोनॉमिक सिक्योरिटी को खतरा है। इमरजेंसी लग गया। इमरजेंसी लगाने के बाद इन सारे जो सब्जेक्ट राज्य के अंदर हैं वो सभी किसके अंदर चले जाएंगे? केंद्र के अंदर, ठीक है। पर ये चार प्रोविजन जो आपने देखा, ये केंद्र इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ना पर्सनल खुन्नस के लिए नहीं, पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए नहीं, है ना। अब अगर मान लो कभी ऐसा मोदी जी ने ना मछली की वजह से अगर मान लो इमरजेंसी लगा दिया, तो कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट का यही काम था ना, याद है मैंने अब बताया था, क्या था वो? कंट्रोल यूनिट था। 2+2 उसने देखा, वो तुरंत बुलाएगा मोदी को, इधर आ, बताओ कि मछली खाने से देश की सुरक्षा को कैसे खतरा हो जाए। तो मोदी जी बताएंगे कि सर देखिए मछली खाने से क्या हो रहा है, रील वायरल हो गया उनका, सब लोग मछली खा रहा है सावन में, इससे मछली का दाम बढ़ गया, 4 लोगों ने उनको मछली खरीद नहीं पाए, गरीब थे, सुसाइड कर लिए, है ना। तो तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी इसका उपाय है सब्सिडी दो,
सब्सिडी दो तुम, है ना, मछली इंपोर्ट कराओ, बांग्लादेश से मछली खरीदो, है ना, इसका ये उपाय थोड़ी तू नेशनल इमरजेंसी लगा देगा, गलत है। तो संविधान ने जो ये व्यवस्थाएं दी हैं, इसका कारण ये नहीं कि तुम्हें जब मन करे तुम लगा दिए इमरजेंसी, कभी प्रेसिडेंट रूल लगा दिए, है ना, हर जिस मन उस लॉ को रिजर्व कर ले रहे हो कि प्रेसिडेंट से पूछेंगे। इन सब का ऑब्जेक्टिव पर्पस इज डिफरेंट। ये सिर्फ आपको दिया है कि जैसे तुमने महाभारत मूवी देखा होगा, महाभारत सीरियल, है ना, उसमें ब्रह्मास्त्र था किसके पास? किसी एक व्यक्ति के पास ब्रह्मास्त्र था जिसने गलत इस्तेमाल कर दिया था, तो अश्वत्थामा, है ना। तो भगवान प्रकट होते और बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये शक्ति है तो इसको ना ऐसे नहीं कि जब मन तब चला दिए, है ना, इसको बड़े सोच समझ के इस्तेमाल करना है। और उसी समय उसने श्राप दिया था अश्वत्थामा को। बेचारा 2000 साल से हिमालय के जंगल में भटक रहा है, एक आंख फूटा हुआ है और उससे खून निकल रहा है, न उसका आंख का खून ठीक हो रहा है न उसकी जान जा रही है। उसको श्राप दिया गया था कि तू ना कभी मरेगा ही नहीं, तू जंगलों में भटकता रहेगा, तुम्हारे सारे दर्द पीड़ा सब तुम्हें होता रहेगा, जब मैं जाता हूं इधर हिमालय हरिद्वार के आगे तुम्हें दिख जाएगा, परेशान घूम रहा है 2500 साल से। तो इन सबों का जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना है। और तो और संविधान ने एक और ऐसी ताकत दी है ना, मान लो सब कुछ कर लिए मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को फटकार लगा दिया, इमरजेंसी इलीगल है, बंद करो। अब ना लास्ट में एक ऐसा उपाय है, ममता दीदी को कंट्रोल करने का एक और उपाय है। अगर केंद्र सरकार चाहे बिना राज्य से पूछे राज्य को ही खत्म कर देगी। वेस्ट बंगाल को खत्म कर दिया, वेस्ट बंगाल को मिला दिया उड़ीसा में। उड़ीसा में किसकी सरकार है? मोदी जी के मित्र की, है ना। तो उसने बोला कि उड़ीसा खत्म, उड़ीसा जो है वेस्ट बंगाल खत्म, और ये वेस्ट बंगाल मिल गया किसमें? उड़ीसा में। अब जब पश्चिम बंगाल ही नहीं रहा तो ममता दी क्या करेंगी? अब वो कहेंगी अब तो वो भी काम नहीं रहा, है ना, अब वो मछली मारना शुरू कर देंगी। पता चला मछली जो है तालाब के नीचे डंडे लेके खड़े हैं, सुबह से शाम तक उसका रील दिखा रही है, देखो आई एम स्टिल इन वर्क, है ना। तो अगर केंद्र चाहे तो किसी राष्ट्र को, राज्य को डिस्ट्रक्ट कर सकती है ना, किसी राज्य को डिवाइड कर सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को पूरा खत्म ही कर सकती है कि जा ये राज्य किया था, जम्मू कश्मीर को खत्म कर दिया 2019 में। जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको खत्म करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी का मतलब है वो प्रेसिडेंट के कंट्रोल में आ गया। समझ गए बात को? तो आपको ये सारी चीजें देख करके लगता है कि यूनियन को फेवर किया गया है, बट इंटेंशन ये नहीं है कि उसको फेवर हम यूनियन को क्यों फेवर किया गया? यूनियन को बेसिकली एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ताकत दी गई है, क्योंकि जिस समय संविधान बन रहा था उस समय भारत की एकता को और अखंडता को बहुत खतरा था, देश का विभाजन हो गया था। और उस समय पर हमारे बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहां पर जो है इस तरह की डिवीजन वाली मेंटेलिटी थी, जैसे कि तमिलनाडु कह रहा था कि हम भारत में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे। बहुत सारे राज्यों में ऐसी भावना थी। तो उस समय देश के संविधान बनाने वालों को तो इस चीज का बहुत डर लगेगा ना, कि अगर हम राज्य को इतनी ताकत दे दें कि उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और वो कल को कहे कि नहीं अब हम भारत में नहीं, हम अलग राज्य बनाएंगे, तो कैसे हम कर पाएंगे मैनेज? तो इंडिया में ये सारी जो पावर दी गई है यूनियन को, उसका मतलब ये नहीं समझना है कि यूनियन बेटा है और स्टेट बेटी है, तो इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उसको सरकारी स्कूल में डाल दिए। समझे बात को? ये भावना नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूनियन को ज्यादा मान रहा है, स्टेट को कम मान रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहा है कि चूंकि हमारी आज़ादी के समय, संविधान बनाने के समय पर स्टेट में सिसेशनल इंटेंशन हुआ करता था, थोड़ी घबराहट थी, ये सारे स्टेट कहीं ऐसा नहीं कि कल को गुजरात बोले नहीं हम अपना अलग राज्य बनाएंगे। तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट यूनियन के पास पावर हो कि भाई वो ना, अगर मान लो कोई राज्य का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हम अलग ही अपना कहानी करें, तो वहां प्रेसिडेंट रूल लगा दो,
प्रेसिडेंट रूल से भी नहीं काम चल रहा और तो कोड़े बरसा दो, इमरजेंसी लगा दो, और उसमें भी अगर नहीं मान रहा ना तो ख़त्म ही कर दो, हटाओ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ समझ गए इसमें पूरी व्यवस्था को, इसीलिए फेडरलिज्म। तो मैं ना आज तुम्हें नोट्स दूंगा, इसको पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक जो है कुछ पूछना तो यहाँ तक नहीं है, ठीक है, अब आप जा सकते हैं। और कल जो है, कल सैटरडे है ना, ठीक है। तो कल वही 11:30 बजे से तुम्हारी क्लास होगी, और 1 बजे से ना आईआर का, क्योंकि 1-2 लोग हैं जिनका आईआर भी करवाना है, तो मोस्ट लाइकली हो सकता है आईआर करवाएंगे। तो कुछ और कोई डाउट वगैरह तो नहीं है?